हेलो दोस्तों। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हमारे टेलीग्राम प्रीमियम पर 10 से भी ज़्यादा स्टोरीज कंप्लीट हैं। जिसको लेना है मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अध्याय 281 तनाव और टकराव। इस समय अर्जुन की इन्वेंशन जिस स्थिति का सामना कर रहा था उसे गतिरोध कहना ही उचित होगा। श्वेत भूषण बाय लुयू भी वहां आ चुका था। ये वही था जो इन मुद्रण सम्राटों को यहां लेकर आया था, लेकिन उसका असली मकसद केवल अर्जुन पर दबाव बनाना था। वह चाहता था कि अर्जुन इस मानसिक दबाव को झेल न पाए और अंततः आत्मसमर्पण कर दे। तब भूषण एक मसीहा बनकर उसे बचाने का नाटक करेगा और बदले में वह प्राचीन ग्रंथ हथिया लेगा। भूषण दूर खड़ा एक कुटिल मुस्कान के साथ तमाशा देख रहा था। उसे लगा था कि अर्जुन घबरा जाएगा। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। भूषण ने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। वहां संस्थान के मुख्य संरक्षक ग्रैंड एल्डर श्वेता बाई लुई श्वेतवीर और श्वेत भूषण के पिता श्वेत डोंग बाई लुडोंग भी आ पहुंचे थे। ये लड़की, क्या इसे लगता है कि मुख्य संरक्षक को यहां लाकर वह अर्जुन की मदद कर पाएगी? भूषण ने मन ही मन सोचा। उसने कुलपति को झुककर प्रणाम किया। कुलपति और डोंग भी चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। श्वेता ने मुख्य संरक्षक से कहा था कि यहाँ एक शानदार तमाशा होने वाला है, इसलिए वे कौतूहलवश चले आए थे। अपमान का घूंट। मैदान में खड़े मुद्रण सम्राट कुछ देर तक खामोश रहे। जब उन्होंने देखा कि संस्थान के बड़े लोग भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, तो उनका साहस बढ़ गया। अंततः एक धंसी हुई आंखों और ऊंची नाक वाले बुजुर्ग, जिनका नाम आचार्य सोम ग्रेट मास्टर लियांग था, के सब्र का बांध टूट गया। उसने अर्जुन को अपनी जहरीली नजरों से घूरा, जिससे किसी भी साधारण व्यक्ति का कलेजा कांप जाए। अर्जुन, सोम ने फुफकारते हुए कहा। वह शक्ति भवन के 7वें स्तर का योद्धा था और उसके पीछे 9वें स्तर के 3 अंगरक्षक खड़े थे। तुम चाहते थे कि हम खुद यहाँ चलकर तुमसे मिलें। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा अहंकारी और बदतमीज युवक नहीं देखा। मान्यवर मजाक कर रहे हैं, अर्जुन ने सोम के पीछे वाले रास्ते की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। मजाक? क्या मतलब है तुम्हारा? सोम ने चिल्लाकर पूछा। मेरा आपको बुलाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुख्य मार्ग वही है मान्यवर, आप जब चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। उसका सीधा मतलब था, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद आए हो। अगर बुरा लग रहा है तो रास्ता खुला है, निकल जाओ। तुम। सोम की आंखें गुस्से से और भी धंस गईं। इतनी धृष्टता? तुमने हमें यहां तक बुलाया और अब कह रहे हो कि चले जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? अर्जुन की आंखों में अचानक बिजली कौंधी और उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, क्या तुम पागल हो? अर्जुन की दहाड़। अर्जुन के मुंह से यह शब्द निकलते ही पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया। एक चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण सम्राट को सरेआम पागल कहना। सोम के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। उसके तीनों अंगरक्षक एक साथ आगे बढ़े, उनकी जानलेवा ऊर्जा अर्जुन पर दबाव बनाने लगी। मैं तुम्हें माफी मांगने का एक मौका देता हूं। सोम की आवाज बर्फीली हो चुकी थी। लगता है तुम सिर्फ पागल ही नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर बीमार भी हो। अर्जुन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजरें अब किसी तेज आरी की तरह उन सब पर घूमने लगीं। इतने सारे दिग्गजों को अपने सामने घात लगाए देख अर्जुन का खून खौल उठा था। वह अब तक शिष्टाचार दिखा रहा था, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। बदतमीज। तीनों अंगरक्षकों ने एक साथ कदम बढ़ाया, पर अर्जुन की एक दहाड़ ने उन्हें रोक दिया। एक कदम और बढ़ाया तो मौत निश्चित है। जैसे ही मौत शब्द अर्जुन के होंठों से निकला, पूरे वातावरण में एक खौफनाक शीतलता छा गई। अर्जुन की आंखों में एक ऐसी मारक मंशा किलिंग इंटेंट थी कि उन 9वें स्तर के योद्धाओं के भी पैर ठिठक गए। उन्हें लगा मानो कोई तेज धार वाली तलवार उनके दिमाग को चीरती हुई निकल गई हो। पहाड़ी पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ हवा में झूलती घास की आवाज आ रही थी। मैंने तुम्हें सम्मान दिया क्योंकि तुम उम्र में बड़े हो, पर तुम्हें अपनी मर्यादा का ज्ञान नहीं है। तो अब साफ साफ सुन लो, अर्जुन ने कड़े स्वर में कहा। मैं, अर्जुन, यहाँ अपनी साधना कर रहा हूँ। तुम अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से जाओ। इसमें मेरा क्या लेना देना? मुझसे इस लहजे में बात मत करो कि मैंने तुम्हें बुलाया है। न तो मैं तुम्हारा चेला हूं और न ही मुझे तुमसे कोई काम है। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। श्वेत मृग संस्थान के मुख्य संरक्षक भी हैरान थे कि इस लड़के में इतना आत्मविश्वास कहां से आया। श्वेता की आंखों में गर्व की चमक थी, उसे पता था कि अर्जुन अब वह नहीं रहा जिसे कोई भी दबा सके। आचार्य फनींद्र फंगू एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। वे देखना चाहते थे कि अर्जुन इस स्थिति को कैसे संभालता है। षड्यंत्रकारियों का जमावड़ा। सोम भाई, आजकल के युवाओं का खून बहुत गर्म है, एक काले चेहरे वाले अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक और मुद्रण सम्राट था। अगर यह श्वेत मृग संस्थान न होता तो तुम्हारी इस एक बात के लिए तुम अब तक 10 बार मारे जा चुके होते। अर्जुन, सही कहा, इस बालक को बड़ों का आदर करना सिखाना होगा। इसे सजा मिलनी चाहिए, एक और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। यह आचार्य गुप्त ओल्ड सॉन्ग थे, जो 150 साल पुराने उस्ताद थे और स्वर्ण प्रांत में बहुत सम्मानित थे। आचार्य फनींद्र, आपकी क्या राय है? गुप्त ने पूछा। मुझसे मत पूछो, मेरा इस युवक के साथ पुराना परिचय है। मैं यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आया हूँ। फनींद्र ने हाथ हिलाकर खुद को अलग कर लिया। वे जानते थे कि अर्जुन तैयार है। तभी भीड़ के पीछे से एक और आवाज आई, इस लड़के का वध कर देना चाहिए।
सबने मुड़कर देखा, वह आचार्य गुप्त गुरु था जिसे अर्जुन ने पिछली सभा में अपमानित किया था। मैं इस अर्जुन को अच्छी तरह जानता हूँ। ये भेड़ की खाल में भेड़िया है। अगर वह प्राचीन ग्रंथ इसके पास रहा तो ये बर्बादी होगी। संस्थान को इसे मार देना चाहिए। गुप्त, तुम कितने निर्लज हो, श्वेता चिल्लाई। आचार्य डोंग ने अर्जुन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि यह क्या चुनता है। साफ था कि डोंग अर्जुन को मजबूर कर रहा था, या तो वह ग्रंथ दे या अपनी जान। अर्जुन ने उन सम्मानित उस्तादों को देखा जो सरेआम उसकी जान का सौदा कर रहे थे। इतनी बकवास करने के बाद आखिरकार तुम सब अपने असली रूप में आ ही गए। तुम सब पाखंडी हो, अर्जुन ने गरज कर कहा। वह प्राचीन ग्रंथ मेरे पास नहीं है, और अगर होता भी तो तुम जैसे नीचों को कभी नहीं देता। अर्जुन ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। क्या वह इन महा उस्तादों और उनके अंगरक्षकों का मुकाबला कर पाएगा? और क्या वह अपनी गुप्त शक्ति का प्रदर्शन करेगा? अध्याय 282, कचरे का ढेर। जैसे ही अर्जुन की इन्वेंशन की आवाज गूंजी, श्वेत डोंग बाई लुडोंग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, अर्जुन, युवा जोश और मौत से न डरना अच्छी बात है, लेकिन कई बार जीवन में बेहतर विकल्प भी होते हैं। महज एक बहस जीतने के लिए मौत का रास्ता क्यों चुनना? तुम आखिर श्वेत मृग संस्थान के अतिथि हो। यदि तुम वह प्राचीन देव ग्रंथ संस्थान को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दो तो मुझे विश्वास है कि ये महान आचार्य तुम्हें आगे परेशान नहीं करेंगे। डोंग के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वह अर्जुन की भलाई सोच रहा हो, पर उसके शब्दों की टाइमिंग ने उसके असली इरादों की कलई खोल दी थी। वहां मौजूद मुद्रण सम्राटों के चेहरे भी बदल गए। वे मन ही मन डोंग को एक चतुर बूढ़ा लोमड़ी कह रहे थे जो मलाई खुद खाना चाहता था। मान्यवर, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। अभी मैं छोटा हूं, भला मरने के बारे में क्यों सोचूंगा? अर्जुन ने शांति से डोंग की आंखों में झांका। सुरक्षित रखना, शायद हड़प लेना शब्द अधिक सटीक होता। ओह, डोंग की आंखों में एक चमक कौंधी, फिर वह मुस्कुराया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें मूंद ली, मानो उसने उस्तादों को अर्जुन पर हमला करने की मूक अनुमति दे दी हो। ऊंची नाक वाले आचार्य सोम, वयोवृद्ध गुप्त और काले चेहरे वाले अधेड़ उस्ताद ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में जीत की मुस्कान थी। सोम ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी धसी हुई आंखें किसी जहरीले सांप की तरह सिकुड़ गईं। प्राचीन विरासत केवल काबिल लोगों के पास शोभा देती है। अगर तुम जैसा बालक इसे अकेले दबाकर रखने की जिद करेगा तो उसका केवल एक ही अंत है, मृत्यु। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसके 3 शक्तिशाली अंगरक्षक अर्जुन की ओर बढ़े। मैंने कहा था, एक कदम और बढ़ाया तो मौत निश्चित है। अर्जुन ने उन तीनों को देखा, उसकी आंखों में सुनहरी ठंडी चमक गोल्डन कोल्ड ग्लिंट कौंधी। उस क्षण उन तीनों योद्धाओं को लगा मानो उनके दिमाग पर किसी हथौड़े से वार हुआ हो। उन्होंने तुरंत अपनी युद्ध इच्छा मार्शल विल जागृत की और पहाड़ जैसा दबाव अर्जुन पर बना दिया। उनमें से एक ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और शून्य वॉइड में एक खौफनाक लाल रंग की विशाल हथेली प्रकट हुई, जो अर्जुन को कुचलने के लिए नीचे गिरी। धूम, वह खूनी हथेली एक धमाके के साथ जमीन से टकराई। जब सबको लगा कि अर्जुन राख हो गया होगा, तब उन्होंने देखा कि वह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस्ताद चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन का शरीर धीरे धीरे धुंधला ब्लरी हो रहा है, मानो वह ठोस मांस हड्डी का न होकर कोई परछाई हो। वह उनकी आंखों के सामने था, फिर भी एक भ्रम अल्यूजन जैसा लग रहा था। आचार्य फनींद्र फांगूब ने अपनी ठुड्डी सहलाई। एक अनुभवी आकाशीय शक्ति टियंगांग योद्धा होने के नाते उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने ताड़ लिया था कि अर्जुन ने यहाँ एक चतुर्थ श्रेणी का माया व्यू फोर्थ ऑर्डर अल्यूजन फॉर्मेशन रचा है। ये व्यू इतना सूक्ष्म था कि इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी, इसका पूरा ध्यान सिर्फ भ्रम पैदा करने पर था। यही कारण था कि अन्य चतुर्थ श्रेणी के सम्राट भी इसे देख नहीं पाए। और इस भ्रम के नीचे अर्जुन ने घातक युद्ध मुद्रण कॉम्बैट डिवाइन इंस्क्रिप्शंस छिपा रखे थे, जो छूते ही सक्रिय हो जाते। फनींद्र को उन अहंकारी उस्तादों की चिंता होने लगी। माया व्यूह, बाकी उस्तादों को भी अब एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आचार्य गुप्त, सोम ने वयोवृद्ध गुप्त की ओर देखा, जो व्यूह कला फॉर्मेशन डाउ के माहिर थे। गुप्त के माथे पर पसीना था, वह खुद भी इस जाल को पहले देख नहीं पाया था, जिससे उसके मन में डर बैठ गया था। पर अपनी साख बचाने के लिए गुप्त बोला, घबराओ मत, ये केवल भ्रम पैदा करने वाला जाल है, इसमें हमला करने की शक्ति नहीं है। इसे मार डालो। वध, सोम ने फिर आदेश दिया। तीनों अंगरक्षक पागलों की तरह उस पर झपटे। चाहे सामने वाला असली हो या परछाई, वे उसे मिटा देना चाहते थे। तभी हवा में एक भयानक सीटी जैसी आवाज गूंजी। उन तीनों योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके पैरों के नीचे की जमीन तेजी से चमकने लगी थी। सूं सूं सूं, तलवारों की गूंज स्वॉर्ची एक डरावनी चीख में बदल गई। उनके पैरों के नीचे से हजारों अदृश्य तलवारें निकलीं और एक विनाशकारी बवंडर स्टॉम्प बन गईं। ये किसी मांस काटने वाली मशीन मीट ग्राइंडिंग फॉर्मेशन की तरह था। उन्होंने हवा में उड़ने की कोशिश की, पर तभी धूम, जमीन से एक और मुद्रण चमका। उन्हें लगा मानो उनके पैरों में करोड़ों किलो का वजन बांध दिया गया हो। वे भारी हो गए और ऊपर नहीं उड़ पाए। पलक झपकते ही उस तलवारों के बवंडर ने उन्हें निगल लिया। नहीं, उनकी चीखें गूंजी। वे शक्ति भवन के शिखर योद्धा थे, पर वह बवंडर उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा था। बचाओ, एक ने सोम की ओर हाथ फैलाया, पर अगले ही क्षण वह बवंडर बंद हुआ और वहां सिर्फ खून की कुछ बूंदें बची थीं। 3 महान योद्धा हवा में विलीन हो गए।
सबकी सांसें अटक गईं। इतने सारे उस्तादों के सामने अर्जुन ने मुद्रण कला से 3 दिग्गजों को भाप बना दिया था। चतुर्थ श्रेणी के महान सम्राट। अर्जुन ने सोम की ओर देखकर उपहास किया, क्या आप में हिम्मत है कि आगे आकर मेरा मुद्रण तोड़ सकें? सोम का चेहरा राख जैसा हो गया था। वयोवृद्ध गुप्त बुदबुदाया, वह मुद्रण उस माया जाल के नीचे छिपा था। वह महज तृतीय श्रेणी का तलवार बवंडर था। ये लड़का पूरी तैयारी से आया है। तो क्या हुआ? अगर तुम लोग सच जान चुके हो तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? अर्जुन ने गुप्त को चुनौती दी। गुप्त ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और बोला, एक मामूली तृतीय श्रेणी के मुद्रण के लिए मुझे हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। आचार्य गुप्त गुजू, तुम जाओ और इसे तोड़ो। अर्जुन मन ही मन हंसा। पुराना लोमड़ी। गुप्त गुजू अंदर ही अंदर उस बूढ़े को गालियां दे रहा था, पर वह मना नहीं कर सकता था। उसने अपनी कुछ पुतलियां पपट्स बाहर निकाली और उनके पीछे छिपकर अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। वध! गुप्त ने चिल्लाया और उसकी पुतलियां अर्जुन पर झपटीं। अचानक जमीन से एक और मुद्रण चमका। एक विशाल नीला गरुड़ रॉक प्रकट हुआ और उन पुतलियों से भिड़ गया। गुप्त ने देखा कि वह मुद्रण कमजोर पड़ रहा है। उसने सोचा कि अब रास्ता साफ है। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। वह बहुत सावधान था, पर जैसे ही उसने तीसरा कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन फिर चमक उठी। चटाक! हवा में एक आवाज गूंजी। गुप्त का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता भी नहीं चला और उसने एक और गुप्त मुद्रण पर पैर रख दिया था। खचाक! जमीन के नीचे से एक विशाल सुनहरी बर्छी स्पीयर निकली, जिसने गुप्त के शरीर को नीचे से ऊपर तक चीर दिया और उसे वहीं जमीन पर कील की तरह गाड़ दिया। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह अर्जुन को देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, आज मैं यहां आया ही क्यों? अर्जुन ने हाथ हिलाया और आग की एक लहर ने गुप्त के शरीर को जलाकर राख कर दिया। साथ ही अर्जुन ने उसकी पुतलियों को अपनी अंगूठी में समेट लिया। अब वे पुतलियां अर्जुन की थीं। वहां खड़े मुद्रण सम्राटों के चेहरे काले पड़ गए थे। वह प्राचीन देव का माया व्यू इतना सटीक था कि उसने घातक मुद्रणों को पूरी तरह छिपा रखा था। एक चोटी का उस्ताद भी वहां मौत के जाल में फंस गया। अर्जुन ने उन काये उस्तादों की ओर देखा जो अब एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसने ठहाका मारकर कहा, चतुर्थ श्रेणी के महान आचार्य, तुम सब बूढ़े हो चुके हो और किस्मत से तुम्हें मुद्रण का थोड़ा ज्ञान मिल गया है, इसलिए इतना घमंड दिखाते हो। असलियत में तुम सब महज कचरे का ढेर हो। कितने दयनीय हो तुम। अर्जुन ने सरेआम स्वर्ण प्रांत के महान उस्तादों को कचरा कह दिया है। क्या वे इस अपमान को सह पाएंगे? और क्या अब वे सब मिलकर अर्जुन पर हमला करेंगे? अर्जुन की इन्वेंशन की फटकार अत्यंत अभद्र थी, जिसने वहां मौजूद सभी दिग्गज आचार्यों का अपमान किया था। उसका इरादा साफ था, इन सब की क्रोधाग्नि को भड़काना। ये लोग कौन थे? साधारणतया ये जहां भी जाते थे, इनका स्वागत राजसी अतिथियों की तरह होता था। आज एक युवक द्वारा उंगली उठाकर अपमानित किया जाना उनके लिए किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। हालांकि उनमें से किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि गुप्त गुजू की मृत्यु केवल एक परीक्षण थी, जिससे उन्हें अर्जुन की असली शक्ति का आभास हो गया। उन्हें गुप्त की मौत का कोई दुख नहीं था, कम से कम उन्हें ये तो पता चल गया कि यह माया व्यू अल्यूजन फॉर्मेशन कितना विचित्र है। इसके नीचे छिपे घातक मुद्रण भले ही तृतीय श्रेणी के थे, पर उनका अदृश्य होना उन्हें और भी खतरनाक बना रहा था। इनमें से हर एक व्यक्ति आधी सदी से अधिक जी चुका था। ऐसी स्थिति में वे स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त सतर्क थे। दूसरे मरे तो मरे, पर उनका अपना जीवन अनमोल था। एक युवक के लिए इतनी भारी शत्रुता अच्छी नहीं। वयोवृद्ध गुप्त ओल्ड सॉन्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, परंतु भले ही तुम्हारे पास प्राचीन देव ग्रंथ हो और तुम अद्भुत व्यूह रचना कर सको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे सामने खड़े होने के काबिल हो? अभी हमने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। यदि एक चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण सम्राट स्वयं अपनी कला से तुम्हें घेर ले, तो तुम भला कैसे बचोगे? जैसे ही वयोवृद्ध गुप्त ने ये कहा, अन्य उस्ताद मुस्कुरा उठे। पुराना गुड़ हमेशा ज्यादा मीठा होता है। उन्हें अर्जुन के बिछाए जालों को तोड़ने की जरूरत ही क्या थी? वे घेरे के बाहर खड़े होकर सीधे आक्रामक मुद्रण उकेर सकते थे, जिससे अर्जुन वहीं ढेर हो जाए। कितने निर्लज हैं ये, श्वेता बाय लुईक ने फुसफुसाते हुए कहा। चतुर्थ श्रेणी के सम्राट होने का दावा करने वाले ये लोग व्यूह तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और बाहर से हमला करने की योजना बना रहे थे। ये शर्मनाक था, पर इन बूढ़ों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आचार्य सोम ओल्ड लियांग, इस लड़के ने तुम्हारे अंगरक्षक को मारा है, तो आप ही इसे मृत्यु दंड देने के लिए मुद्रण उकेरना शुरू करें, काले चेहरे वाले अधेड़ उस्ताद ने कहा। सोम ने माथे पर बल डाला, तो काले उस्ताद ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी पुतली पपट से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस काले चेहरे वाले उस्ताद ने कई उत्तम तृतीय श्रेणी की पुतलियां बनाई थीं और वह हमेशा से चतुर्थ श्रेणी की पुतली बनाना चाहता था। वह प्राचीन ग्रंथ उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। मैं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दूंगा। वयोवृद्ध गुप्त ने भी सहमति दी। अर्जुन समझ गया कि वहां आए लोगों में फनींद्र फंगू के अलावा मुख्य रूप से यही 3 चतुर्थ श्रेणी के सम्राट सक्रिय थे। इसके अलावा एक और आकाशीय शक्ति टियंगांग वाला रहस्यमय योद्धा था, जो अब तक शांत खड़ा था। वह और फनींद्र यहाँ सबसे शक्तिशाली थे, इसलिए बाकी उस्ताद उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सोम ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अब अर्जुन को एक साधारण उस्ताद समझना छोड़ दिया था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अर्जुन आप सबके प्रहार का इंतजार कर रहा है।
इतना कहकर वह वहीं पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें मूंद ली, मानो बाहर की दुनिया से उसे कोई लेना देना न हो। सोम ने मुद्रण उकेरना शुरू किया। वह अनुभवी था, उसे एक पूर्ण चतुर्थ श्रेणी का आक्रामक मुद्रण बनाने में केवल 1 घंटा चाहिए था। आधा घंटा बीत गया, अर्जुन अभी भी शांत था। सोम ने उसे तिरस्कार से देखा, ये लड़का बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। कितनी धीमी गति है, अचानक अर्जुन बुदबुदाया। फिर उसने अपनी हथेली जमीन पर पटकी। पलक झपकते ही उसका शरीर एक परछाई में बदला और वह आगे झपटा। 2 नीले नाग जाओलॉन्ग उसकी ढाल बनकर आगे बढ़े। काले उस्ताद ने अपनी पुतली से उन्हें रोकना चाहा, पर अर्जुन ने जमीन पर फिर से पैर पटका। हजारों बाण हवा को चीरते हुए सीधे सोम की ओर बढ़े। सोम ने एक सुरक्षा कवच बनाया, पर तभी उसने देखा कि अर्जुन एक विशाल दैत्य नाग डेमन ड्रैगन के मुंह के भीतर खड़ा है जो उसकी ओर बढ़ रहा है। धृष्टता, काले उस्ताद ने अपनी काली बर्छी से हमला किया। यह अस्त्र लगभग चतुर्थ श्रेणी का था। अर्जुन फुर्ती से पीछे हट गया, पर उसके दैत्य नाग ने काले उस्ताद के प्रहार को झेल लिया। सोम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जितनी मेहनत से मुद्रण उकेरे थे, अर्जुन के उस एक प्रहार ने उन्हें धुआं बना दिया था। अर्जुन ने बड़ी चतुराई से उसके मुद्रणों के बनते हुए ढांचे को ही नष्ट कर दिया था। अब और मत छिपो, अपनी असली ताकत निकालो और इस लड़के को यहीं खत्म करो, काले उस्ताद ने गरज कर कहा। उसने अपनी बर्छी घुमाई और काली लपटें निकलने लगीं। वयोवृद्ध गुप्त ने भी अपनी आस्तीन से 3 पुतलियां निकाली। उनमें से एक पुतली पूरी तरह अस्त्रों से ढकी थी, जिसके हाथ पैर पर जानलेवा तलवारें लगी थीं। यह एक चतुर्थ श्रेणी की पुतली थी। काले उस्ताद ने भी अपनी बर्छी की ऊपरी परत हटाई और वहां से एक अत्यंत खौफनाक काली ऊर्जा निकलने लगी। यह एक चतुर्थ श्रेणी का दिव्य अस्त्र था। अब तक ये लोग अपनी असली ताकत छिपा रहे थे क्योंकि ये एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। पर अर्जुन को मारना अब इनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। सोम ने भी एक सुनहरी छतरी अम्ब्रेला निकाली जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। वे तीनों अब अपनी पूरी ताकत के साथ अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। काले उस्ताद की बर्छी जहां से गुजरती, वहां जमीन फट जाती। क्या यही एक चतुर्थ श्रेणी के सम्राट का आत्मविश्वास है? अर्जुन की आंखों में एक तीखी चमक आई। श्वेता का दिल फिर से बैठ गया। भूषण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा श्वेता, ये सब चतुर्थ श्रेणी के महारथी हैं। अर्जुन का अंत अब निकट है। बस देखते जाओ, श्वेता ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। सोम की छतरी जमीन को मथती हुई आगे बढ़ रही थी। काले उस्ताद की बर्छी हर मुद्रण को नष्ट कर रही थी। वे अर्जुन के बिल्कुल करीब पहुंच गए। युवक, तुम अब अपनी मौत का चुनाव कैसे करना चाहोगे? वयोवृद्ध गुप्त ने ठंडे स्वर में पूछा। अर्जुन खड़ा हुआ। उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान थी। क्या तुम सबको वाकई लगता है कि तुम जीत चुके हो? तुम्हारे बिछाए सारे जाल अब बेकार मुद्रण वेस्ट डिवाइन रून बन चुके हैं, काले उस्ताद ने उपहास किया। ऐसा है क्या? तो जरा अपने पीछे मुड़कर देखो, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। काले उस्ताद ने लापरवाही से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें वहीं जम गईं। फटी हुई जमीन के नीचे से चांदी जैसी चमकती मुद्रण लकीरें फूट रही थीं। जमीन के कटने का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। वे लकीरें बिजली की गति से आपस में जुड़ी और पल भर में एक विशाल चांदी का बवंडर सिल्वर स्टॉर्म खड़ा हो गया। उस बवंडर ने आसमान को ढक लिया। अर्जुन का शरीर हवा में ऊपर उठ गया, जहां से वह उन तीनों को तुच्छ नजरों से देख रहा था। पूरा माहौल चांदी जैसी रोशनी से भर गया था। सोम, गुप्त और काला उस्ताद तीनों थर-थर कांपने लगे। उन्होंने ऊपर आसमान में खड़े उस युवक को देखा, जो किसी देवता की तरह उन पर भारी पड़ रहा था। अब बताओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास था जिसने उनके दिलों को दहला दिया। ये शक्ति, यह आभा, ये चतुर्थ श्रेणी 4th रैंक की शक्ति थी। अर्जुन ने अपनी असली चतुर्थ श्रेणी की शक्ति प्रकट कर दी है। क्या ये तीनों उस्ताद अपने चतुर्थ श्रेणी के अस्त्रों के बावजूद अर्जुन का सामना कर पाएंगे? और श्वेत मृग संस्थान में इस खबर का क्या असर होगा? अध्याय 284, दंड। एक चतुर्थ श्रेणी 4th ऑर्डर का मुद्रण। उनकी आंखों के सामने नाच रहा वह तलवारों का बवंडर विनाश की एक ऐसी खौफनाक ऊर्जा से भरा था, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। ये स्पष्ट रूप से चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण की आभा थी, और वह भी एक ऐसा मुद्रण जो साक्षात युद्ध के लिए ही बना था। अर्जुन की इन्वेंशन अब कोई साधारण मुद्रण उस्ताद नहीं था, वह एक चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण सम्राट बन चुका था। 19 साल से भी कम उम्र का एक मुद्रण सम्राट, वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब समझ में आया कि यह युवक इतना अहंकारी क्यों था। अब समझ में आया कि उसने इन पुराने उस्तादों को कचरा कहने की हिम्मत कैसे की। ये लोग कम से कम 50 साल के थे और अभी भी चतुर्थ श्रेणी के शुरुआती स्तर पर ही अटके हुए थे। अर्जुन के सामने इनकी कोई बिसात नहीं थी। हालांकि जहां उनका दिल डर से कांप रहा था, वहीं उनके भीतर लालच की आग और भी भड़क उठी। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि यह सब उस प्राचीन देव ग्रंथ का ही कमाल है। उनकी नजरों में एक 5वीं श्रेणी के महासम्राट की विरासत ने ही अर्जुन को इतनी कम उम्र में यह ऊंचाई दी थी। अब वे उस ग्रंथ को पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। पास खड़े मुख्य संरक्षक भी दंग थे। उन्होंने श्वेता बाय लुई की ओर देखा। तुम्हें ये सब पहले से पता था, है ना? इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाई थी। कुलपति जी, कैसा लगा? अर्जुन अभी 19 साल का भी नहीं हुआ है, श्वेता ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। कुलपति ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन की युद्ध कला चाहे जैसी भी हो, महज उसकी मुद्रण प्रतिभा ही उसे भविष्य का सबसे खौफनाक व्यक्तित्व बनाने के लिए काफी थी। वह निश्चित रूप से 5वीं श्रेणी तक पहुंच सकता था।
और एक 5वीं श्रेणी का मुद्रण सम्राट पूरे आर्यावर्त साम्राज्य में अपनी उंगलियों पर आकाशीय शक्ति वाले दिग्गजों को नचा सकता है। युद्ध का तांडव। सब रुक जाओ, कुलपति ने आदेश दिया। वे नहीं चाहते थे कि यह खूनी खेल और आगे बढ़े। वे न तो उन उस्तादों को खोना चाहते थे और न ही अर्जुन को। परंतु अर्जुन अब हवा में वॉइड रेल्म स्थिर खड़ा था और पूरा स्थान तलवारों के बवंडर में बदल चुका था। ये तलवार भंवर तूफान स्वॉर्ड वॉटेक्स स्टॉर्म नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण था, जिसे अर्जुन ने बड़ी मेहनत से सिद्ध किया था। नीचे घेरे में फंसे तीनों उस्ताद अब रक्षात्मक मुद्रा में आ गए थे। कुलपति, अब हम नहीं रुक सकते, काले चेहरे वाले अधेड़ उस्ताद ने गरज कर कहा। वह सोम और वयोवृद्ध गुप्त के पास पहुंचा। गुप्त भाई, भले ही इसके पास चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण है, पर आपकी पुतली पपट भी चतुर्थ श्रेणी की है। हम आपकी रक्षा करेंगे, आप अपनी पुतली से इस लड़के का वध कीजिए। जैसे ही यह मरेगा, ये चक्र अपने आप खत्म हो जाएगा। वयोवृद्ध गुप्त ने सिर हिलाया। उसकी अजेय पुतली, जो हथियारों से ढकी थी, सामने आ गई। मान्यवर, आपने सुना, अर्जुन ने कुलपति से कहा। मैं शुरू से ही शांत था, पर ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कुलपति जानते थे कि अब समझौता नामुमकिन है। ये उस्ताद अब अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अर्जुन अब उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। गुप्त भाई, पुतली चलाओ। सोम भाई, अपनी छतरी से रक्षा कीजिए। सोम की सुनहरी छतरी खुली और उसने उन तीनों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच लाइट बैरियर बना दिया। गुप्त की पुतली हवा में उड़ी, उसके हाथों में लगी तलवारें अंतरिक्ष को चीरते हुए अर्जुन की ओर बढ़ीं। अर्जुन ने उपहास किया, ये पुतली अब मेरी होगी। जैसे ही अर्जुन की आवाज गूंजी, तलवारों का बवंडर उस पुतली से टकराया। उसी पल अर्जुन ने अपनी हथेली घुमाई और उसके सामने वह विशाल स्वर्ण सम्राट पुतली प्रकट हुई, जिसे उसने गुफा से हासिल किया था। वध करो, अर्जुन ने आदेश दिया। दिग्गजों का पतन। गुप्त और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन के पास भी चतुर्थ श्रेणी की पुतली थी। दोनों विशाल पुतलियां आपस में भिड़ गईं, जिससे आसमान दहल उठा। अर्जुन ने अपनी हथेली घुमाई और हजारों तलवारें जुड़कर एक विशालकाय खड्ग जायंट स्वॉर्ड बन गईं। अर्जुन ने नीचे की ओर इशारा किया और वह खड्ग सीधे सोम के सुरक्षा कवच पर गिरी। धूम, कवच में दरारें पड़ने लगीं। सोम का गला सूख गया। मेरी छतरी रक्षा और हमला दोनों करती है, पर यह इस प्रहार को ज्यादा देर नहीं झेल पाएगी। उसने काले उस्ताद से कहा, तुम्हारे पास चतुर्थ श्रेणी की बर्छी है, बाहर जाकर लड़ो। मैं बाहर जाऊं? काला उस्ताद हकलाने लगा। वह जानता था कि बिना आकाशीय शक्ति के, सिर्फ अस्त्र के दम पर वह उस बवंडर में जीवित नहीं बचेगा। तभी सुरक्षा कवच कांच की तरह टूट गया। सोम, गुप्त और काला उस्ताद अब सीधे अर्जुन की नजरों के सामने थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ मौत का खौफ था। अर्जुन बेटा, रुक जाओ, कुलपति ने फिर से टोकना चाहा। ये लोग सम्मानित हैं। काला उस्ताद हनु परिवार का खास सलाहकार है। हनु परिवार स्वर्ण प्रांत की एक बड़ी शक्ति है। हनु परिवार, अर्जुन ने ठहाका लगाया। जब ये मेरी जान ले रहे थे, तब हनु परिवार कहाँ था? अगर वे बदला लेना चाहते हैं, तो मैं कल ही किसी महाशक्ति ओवरलॉर्ड फोर्स के साथ जुड़ जाऊंगा। क्या हनु परिवार मुझ जैसे चतुर्थ श्रेणी के सम्राट को छूने की हिम्मत करेगा? अर्जुन ने हाथ हिलाया और वह विशाल खड्ग बिजली की गति से नीचे गिरी। काला उस्ताद अपनी बर्छी से उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर तभी बगल से एक पैनी तलवार की रोशनी बिजली की तरह उसकी गर्दन के पार निकल गई। सोम और गुप्त ने फटी आंखों से देखा। काला उस्ताद, एक चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण सम्राट, अब निर्जीव होकर जमीन पर गिर चुका था। हनु परिवार का गौरव मिट्टी में मिल चुका था। अर्जुन ने एक सम्राट का अंत कर दिया था। अर्जुन ने एक चतुर्थ श्रेणी के उस्ताद को मारकर सबको सन्न कर दिया है। अब सोम और वयोवृद्ध गुप्त का क्या होगा? क्या वे अपनी जान बचाने के लिए वह सब कुछ सौंप देंगे जो उन्होंने अब तक कमाया है? कुछ समय पहले इन्हीं लोगों ने अर्जुन की इन्वेंशन से कहा था कि उसके पास मौजूद प्राचीन देव ग्रंथ एक दिव्य खजाने की बर्बादी है, और यदि उसने इसे नहीं सौंपा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब अर्जुन ने उन्हीं के शब्द उन्हें लौटा दिए थे। तलवारों की गूंज स्वॉर्ड चीख जारी रही और उस भयानक बवंडर में काले चेहरे वाले अधेड़ उस्ताद का अस्तित्व मिट गया। अर्जुन ने हाथ लहराया और पलक झपकते ही एक मुद्रण अंगूठी और वह काली बर्छी उसके हाथ में आ गई, जिसे उसने तुरंत संभाल लिया। एक चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण सम्राट की संपत्ति निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अर्जुन की बर्फीली नजरें अब आचार्य गुप्त ओल्ड सॉन्ग और आचार्य सोम ओल्ड लियांग पर टिकी थीं, जिनके चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ चुके थे। गुप्त ने अपनी जान बचाने के लिए एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाए और कहा, भाई अर्जुन, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। इतनी कम उम्र में तुम जैसा उस्ताद पूरे स्वर्ण प्रांत में नाम कमाने के लिए काफी है। मुझसे अज्ञानतावश जो भूल हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी एक चतुर्थ श्रेणी की पुतली तुम्हें हरजाने के तौर पर देने को तैयार हूँ। इतना कहकर गुप्त ने अर्जुन के आगे सिर झुकाया, पर अर्जुन की आंखें किसी पैनी आरी की तरह उसे चीर रही थीं। मुझ में और तुम में कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, फिर हम मौत की लड़ाई क्यों लड़ें? गुप्त जानता था कि अब उसका पारिवारिक आधार काम नहीं आएगा, इसलिए वह प्रलोभन देने लगा। अगर तुम अभी रुक जाओ, तो मैं तुम्हारा बहुत मान सम्मान करूंगा। अभी कुछ पल पहले जो व्यक्ति अर्जुन को मारने की धमकी दे रहा था, वह अब कह रहा था कि कोई दुश्मनी नहीं है। ये हास्यास्पद था, पर गुप्त को कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। तभी अर्जुन के सामने तलवारों का एक विशाल पुंज बना और एक महाखड्ग प्रकट हुई। अर्जुन ने इशारा किया और वह खड्ग बिजली की गति से गुप्त की ओर बढ़ी।
खचाक, तलवार की रोशनी गुजरी और गुप्त का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। बचा हुआ सोम थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सुनहरी छतरी पकड़ी और पागलों की तरह मुद्रण के घेरे से बाहर भागने लगा। पर अर्जुन उसे छोड़ने वाला नहीं था। एक और नक्षत्र तलवार चली और सोम के माथे पर खून की एक बारीक लकीर उभर आई। वह वहीं जड़ हो गया। अर्जुन नीचे उतरा और अपना युद्ध पुरस्कार इकट्ठा करने लगा। 3 चतुर्थ श्रेणी के सम्राटों की दौलत अब उसकी थी। आकाशीय शक्ति का प्रहार पेंग है। अभी अर्जुन अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक धरती कांप उठी। अर्जुन की आंखें तुरंत सतर्क हो गईं। उसने देखा कि पेंग है जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, आखिरकार हरकत में आ गया था। वह काफी देर से अर्जुन के मुद्रणों का निरीक्षण कर रहा था। उसकी बर्छी जहां से गुजरी वहां धमाकों की आवाजें आने लगीं। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। एक आकाशीय शक्ति टियंगान रेल्म वाला चतुर्थ श्रेणी का सम्राट शक्ति भवन के उस्तादों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। एक योद्धा की अपनी ताकत यहाँ बहुत मायने रखती थी। पेंग है ने अपनी नक्षत्र बर्छी स्टार स्पीयर से अर्जुन के मुद्रणों पर प्रहार किया। देखते ही देखते अर्जुन का बनाया वह तलवारों का बवंडर बिखरने लगा। पेंग है ने मुद्रण को तोड़ने की सटीक युक्ति ढूंढ ली थी। धूम, मुद्रण के परखच्चे उड़ गए। पेंग है की बर्छी से निकली इच्छा शक्ति विल ने सीधे अर्जुन के शरीर को अपना निशाना बनाया। अर्जुन पीछे हटा और उसने अपनी विशाल स्वर्ण सम्राट पुतली को आगे कर दिया। पुतली और बर्छी के बीच की टक्कर से पूरी पहाड़ी हिल उठी। पेंग है की नजरें अर्जुन को छेद रही थीं। 19 साल से कम उम्र का सम्राट, भविष्य के लिए तुम बहुत बड़ा खतरा हो, पर मरने के बाद तुम कुछ भी नहीं रहोगे। वह बिजली की गति से अर्जुन की ओर बढ़ा। देवदूत का आगमन, नव्या कंगा। अर्जुन, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तभी श्वेत भूषण बाय लुयू की आवाज आई। वह इस मुसीबत का फायदा उठाकर अर्जुन को डरा रहा था ताकि वह ग्रंथ उसके पिता श्वेत दोन को सौंप दे। पिताजी, रुकिए, श्वेता, बाय लुई चिल्लाई। श्वेत भूषण ने उसे अनसुना कर दिया। संस्थान के कई योद्धा वहां जमा हो गए थे। पेंग है युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता था। उसने अपनी बर्छी अर्जुन के सीने की ओर तानी। तभी हवा में एक मधुर सीटी गूंजी और अर्जुन के सामने एक चमकता हुआ कमल लोटस प्रकट हुआ जिसने उस बर्छी को अपने भीतर जकड़ लिया। अर्जुन के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे चलकर आई। वह दूधिया सफेद वस्त्रों में लिपटी थी, चेहरे पर एक महीन नकाब था। उसके शरीर से एक ईश्वरीय सुगंध और आभा निकल रही थी, मानो साक्षात कोई अप्सरा फेरी धरती पर उतर आई हो। यह नव्या कंगा थी। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक कोमल मुस्कान आ गई। वह हमेशा सबसे नाजुक मौके पर प्रकट होकर उसकी रक्षा करती थी। मैं अपनी पुतली से इसकी जान लेने में तुम्हारी मदद करता हूं, अर्जुन ने पेंग है की ओर देखकर कहा। इस व्यक्ति की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगी। नव्या की आवाज बिल्कुल साफ और मीठी थी। वह हमेशा कम शब्दों में अपनी बात कहती थी। पेंग है का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नव्या को देखा, फिर संस्थान के योद्धाओं को। उसे एहसास हो गया कि आज उसका मकसद पूरा नहीं होगा। फिर मिलेंगे। पेंग है ने अपनी बर्छी समेटी और वहां से ओझल हो गया। नव्या चुपचाप खड़ी रही। उसने अर्जुन के कान में धीरे से फुसफुसाया, वह बच नहीं पाएगा। अमर सरोवर महल के लोग बाहर खड़े हैं। आज तुम्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन हैरान था, अमर सरोवर महल के लोग यहाँ क्यों आए हैं? तभी उसकी नजर संस्थान की भीड़ में खड़े देवराज दीफंग पर पड़ी। अर्जुन सब समझ गया। नीलिमा देवी किंग में फेरी शुरू से ही उस पर नजर रखे हुए थी। एक उत्तराधिकारी के तौर पर अर्जुन को नीलिमा देवी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। वह राजा विक्रम की वसीयत और मुद्रा का सम्मान करती थी। वे सही समय पर आए हैं, अर्जुन ने सोचा। उसने अभी अभी अपनी चतुर्थ श्रेणी की शक्ति दिखाई थी और अब उसके पीछे नीलिमा देवी जैसा पहाड़ खड़ा था। अब देवराज चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति साथ क्यों न लाया हो, अर्जुन पीछे नहीं हटने वाला था। आचार्य फनींद्र भी चुपचाप वहां से निकल गए। चतुर्थ श्रेणी के अन्य उस्तादों के चेले तो पहले ही भाग चुके थे। मैदान में अब सिर्फ संस्थान के लोग, अर्जुन और नव्या बचे थे। तभी श्वेत भूषण फिर से दहाड़ा, आदरणीय बढ़ूं। ये लड़का हमारे संस्थान में मुद्रण सीखने आया था, पर यह पहले से ही एक महान उस्ताद है और इसके साथ एक आकाशीय शक्ति वाली योद्धा भी है। मुझे इसके इरादे नेक नहीं लगते। अर्जुन ने भूषण को एक ठंडी नजर से देखा। ये बंदा मुझे बर्बाद करने की अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं है। अर्जुन ने अपनी शक्ति और सहयोगियों से सबको चौंका दिया है। अब श्वेत मृग संस्थान के भीतर असली और नकली उत्तराधिकारी का फैसला कैसे होगा? क्या नव्या और अर्जुन मिलकर देवराज का सामना करेंगे? अर्जुन कीन वेंशेंट ने बार बार उपहास करते हुए कहा, मैं श्वेत मृग संस्थान में नक्षत्र मुद्रण की साधना करने आया और श्वेता का मित्र बना। मैंने कभी संस्थान के विरुद्ध कुछ नहीं किया, फिर भी मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद है। यदि आप मेरी वस्तुओं का लालच करते हैं तो सीधे कह सकते हैं, इस तरह पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत भूषण ने अपनी आंखें सिकुड़ी। यदि अर्जुन आज संस्थान से निकल गया तो वह प्राचीन ग्रंथ उसके हाथ कभी नहीं आएगा। वहां संस्थान के 7-8 वरिष्ठ प्रशासक जमा हो चुके थे। तभी श्वेत दोंग बोला, आप ही बताइए, इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? मैंने वर्षों मुद्रण कला की सेवा की है। यदि मुझे वह प्राचीन ग्रंथ मिल जाए तो मैं 5वीं श्रेणी तक पहुंच सकता हूं। एक 5वीं श्रेणी के सम्राट का मूल्य आप सब जानते हैं। अर्जुन अभी 19 साल का भी नहीं हुआ है और चतुर्थ श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। वह मेरा मित्र है। श्वेत मृग संस्थान को ऐसी नीचता करने की क्या आवश्यकता है?
आचार्य डोंग, आपसे कहीं अधिक संभावना अर्जुन के 5वीं श्रेणी तक पहुंचने की है। श्वेता ने पलटवार किया। धृष्टता मत करो, श्वेता। भले ही बड़े तुम्हारा आदर करते हैं, पर अपने बड़ों से इस तरह बहस करना तुम्हें शोभा नहीं देता, भूषण ने डांटा। वैसे भी वह अंततः एक बाहरी व्यक्ति है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आज कहनी ही होंगी। श्वेता जानती थी कि अर्जुन के पास विक्रम राज मुद्रा है। उसने एक वफादार वृद्ध सेवक से कहा, काका, आप सबको पिछली पहाड़ी की ओर ले जाएं और पहरा दें। किसी बाहरी को पास न आने दें। जब केवल मुख्य लोग बचे, श्वेता ने देवराज दीफंग की ओर देखा। क्या आप दोनों को यहाँ रुकना चाहिए? श्वेता, देवराज हमारे संस्थान के विशिष्ट अतिथि हैं, उनसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है, डोंग ने बेरुखी से कहा। श्वेता मुस्कुराई और बोली, आचार्य डोंग, सच बताइए, हम दोनों में से मुद्रण कला में किसकी प्रतिभा अधिक है? डोंग चुप रहा, पर एक अन्य प्रशासक बोला, डोंग का अनुभव अधिक है, पर प्रतिभा श्वेता की ही श्रेष्ठ है। तो फिर, यदि संस्थान के पास वह विरासत हो, तो 5वीं श्रेणी तक पहुंचने की सबसे अधिक आशा किसमें होगी? श्वेता ने फिर पूछा। इसे सबके साथ साझा किया जाना चाहिए, डोंग ने ठंडे स्वर में कहा। आप बड़े मजेदार हैं। वह अर्जुन की संपत्ति है और आप कहते हैं साझा करो। श्वेता ने सबको देखते हुए घोषणा की, आज मैं आप सबको बताती हूँ, अर्जुन को वह प्राचीन ग्रंथ मिला है और वह निश्चित रूप से भविष्य में 5वीं श्रेणी का सम्राट बनेगा। और बड़ी बात यह है कि अर्जुन ने वह प्राचीन ग्रंथ मुझे सौंप दिया है। सबके चेहरे जड़ हो गए। अर्जुन ने वह ग्रंथ श्वेता को दे दिया। श्वेता के पिता श्वेतभूषण बाईलशन के चेहरे पर चमक आ गई। अब उनका पक्ष साफ था, वे अर्जुन के साथ खड़े होंगे। श्वेता के दादा भी मुस्कुरा दिए, उन्हें अर्जुन अब और भी प्रिय लगने लगा था। आंतरिक कलह। श्वेता, क्या तुम संस्थान को धमकी दे रही हो? डोंग ने कड़े स्वर में कहा। एक कनिष्ठ होने के नाते तुमने वह ग्रंथ अपने बड़ों को क्यों नहीं सौंपा? आज मैंने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है आचार्य। दूसरों की चीजों पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं और खुद को सही बताते हैं। मैं आपको वह क्यों दूं? श्वेता ने उपहास किया। बस करो, यह अत्यंत शर्मनाक है। मुख्य संरक्षक ग्रैंड एल्डर ने सबको डांटा। फिर अर्जुन की ओर मुड़कर बोले, बेटा अर्जुन, तुम श्वेता के अतिथि हो। आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। डोंग ने जो चाल चली और मैंने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया, वह मेरी भूल थी। कुलपति की ईमानदारी देख अर्जुन मुस्कुराया। ये डोंग की निजी कुटिलता है, इसका संस्थान से कोई लेना देना नहीं। मैं समझता हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हारी उदारता सराहनीय है। कुलपति ने सिर हिलाया। कुलपति जी, ये निर्णय आप अकेले नहीं ले सकते। मैं यह मामला कुलवृद्धों क्लैन एल्डर्स के सामने ले जाऊंगा। डोंग ने फिर से आग उगलनी शुरू की। स्थिति अब संस्थान के विभाजन की ओर बढ़ रही थी। डोंग के पिता खुद एक शक्तिशाली कुलवृद्ध थे। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी, यदि कोई प्राचीन ग्रंथ है तो उसे बाहर लाकर सबके साथ साझा किया जाना चाहिए। सबका कलेजा कांप उठा। एक कुलवृद्ध क्लैन एल्डर बोल चुके थे, सत्य का प्रकटीकरण। एक बाहरी होने के नाते मेरा भी मानना है कि अर्जुन को वह ग्रंथ दे देना चाहिए और बदले में संस्थान उसकी रक्षा करेगा। देवराज ने अपनी राय दी। अर्जुन ने देवराज को देखा और उपहास किया, कितना न्यायपूर्ण। पर तुम होते कौन हो मेरे मामलों में बोलने वाले? वह जिसे तुम चुनौती नहीं दे सकते, देवराज के बगल में खड़े आदित्य सम्राट ने कहा। बहुत अहंकार है तुम में। क्या तुम खुद को राजा विक्रम का उत्तराधिकारी, सम्राट वंश दी क्लैन कहते हो? अर्जुन की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। श्वेत मृग संस्थान का सबसे बड़ा राज अर्जुन को कैसे पता? सबकी नजरें श्वेता पर टिक गईं। गद्दार, भूषण चिल्लाया और अर्जुन की ओर बढ़ा। तो अब तुम्हारा मरना और भी निश्चित है। परंतु श्वेता हैरान थी। अर्जुन ने विक्रम राज का नाम ले लिया था। क्या वह अब अपनी असली पहचान दिखाने वाला था? तुम सब विक्रम राज के उत्तराधिकारी का इतना सम्मान करते हो? अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। संस्थान का अस्तित्व ही उत्तराधिकारी की सेवा के लिए है, इसलिए हम उनके आदेश मानते हैं, भूषण ने गर्व से कहा। और यदि उत्तराधिकारी तुम्हें मरने को कहे तो क्या तुम मरोगे? अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। यदि ऐसा हुआ तो अवश्य, भूषण ने देवराज का पक्ष लेते हुए कहा। ओह, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो फिर तुम जाकर मर सकते हो। इतना कहकर अर्जुन ने शून्य की ओर मुख किया और दहाड़ लगाई। मैं, अर्जुन, श्वेत मृग संस्थान के कुल वृद्धों से भेंट की प्रार्थना करता हूँ। इतनी बड़ी बातें, तुम कौन होते हो कुल वृद्धों को बुलाने वाले? भूषण हंसा। तुम योग्य नहीं हो, आदित्य सम्राट ने भी उपहास किया। अर्जुन ने एक ठंडी मुस्कान दी और अपनी हथेली आगे फैला दी। और इसके बारे में क्या ख्याल है? सब तिरस्कार से उसकी हथेली देखने लगे। पर अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके दिलों की धड़कनें जैसे रुक गईं। कुलपति उस चिन्ह को देख रहे थे। वह अक्षर था राज कैंग। देवराज की आंखें पथरा गईं। अर्जुन की हथेली में विक्रम राज मुद्रा थी। अर्जुन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं, अर्जुन, राजा विक्रम का असली उत्तराधिकारी हूँ। पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। वह पत्थर की मुद्रा साक्षात प्रमाण थी। देवराज तो महज एक वंशज था, पर अर्जुन के पास वह सत्ता थी जिसके सामने संस्थान को झुकना ही था। वह असली विक्रम राज था। अर्जुन ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी है। अब श्वेत मृग संस्थान के कुल वृद्धों का क्या रुख होगा? क्या वे इस बाहरी युवक को अपना स्वामी स्वीकार करेंगे? और देवराज इस हार का बदला कैसे लेगा? अध्याय 287, उत्तराधिकारी का अपमान करने वालों को मृत्युदंड। विक्रम राज मुद्रा, किंग कैंग टोकन। अर्जुन के हाथ में सचमुच राजा विक्रम की वह प्राचीन मुद्रा थी।
इसका सीधा अर्थ था कि अर्जुन ही राजा विक्रम का वास्तविक और एकमात्र उत्तराधिकारी है। सम्राट वंश दी क्लैन के लोग और श्वेत मृग संस्थान के वरिष्ठ सदस्य इस मुद्रा का महत्व बहुत अच्छी तरह समझते थे। इस मुद्रा को धारण करने वाला व्यक्ति राजा विक्रम के सभी गुप्त गुटों को आदेश देने का अधिकार रखता था। मैं श्वेत मृग संस्थान क्यों आया था, अब तो आप सबको स्पष्ट हो गया होगा, है ना? अर्जुन ने श्वेत भूषण की ओर देखते हुए उपहास किया। मुझ पर गलत इरादों का आरोप। मेरे पास वह मुद्रा है जिससे मैं पूरे संस्थान को नियंत्रित कर सकता हूं, तो भला मेरे इरादे गलत कैसे हो सकते हैं? फिर अर्जुन ने आदित्य सम्राट दी चैंग की ओर देखा, जिसकी आंखें अब पथरा चुकी थीं। तुमने कहा था कि तुम मुझे चुटकियों में मसल दोगे। सम्राट वंश का एक मामूली वंशज मुझ जैसे उत्तराधिकारी से ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम्हारे वंश के पूर्वज भी मेरे सामने ऐसी धृष्टता नहीं करते। मर्यादा का उल्लंघन करने का दंड जानते हो तुम। अर्जुन अचानक दहाड़ा। उसकी आवाज का दबाव इतना प्रचंड था कि आदित्य का मन विचलित होने लगा और वह खौफ में पीछे हट गया। मुख्य संरक्षक ग्रैंड एल्डर ने एक गहरी सांस ली। देवराज दी फंग ने यहां आकर अपनी प्रतिभा दिखाई थी और उन्हें लगा था कि वही भविष्य का नायक होगा। पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि असली राजमुद्रा अर्जुन लेकर आएगा। एक चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण सम्राट, जो अभी 19 साल का भी नहीं हुआ है, वही राजा विक्रम का असली वारिस है। अर्जुन अब तक शांत था क्योंकि वह संस्थान का रुख परखना चाहता था। पर अब जब उसकी जान पर बन आए और खुद उसके सेवकों ने उसे मारने की धमकी दी, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। कुलपति ने श्वेता की ओर देखा। वह बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। साफ था कि अर्जुन ने उसे सब पहले ही बता दिया था। उन्हें दुख हुआ कि उनके अपने ही संस्थान के लोग अर्जुन के प्रति इतने हिंसक हो गए थे। इस मुद्रा की असलियत की जांच होनी चाहिए, आदित्य ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी क्या औकात जो तुम राजमुद्रा को छुओगे? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे वंश के बुजुर्ग आदित्य दी को शत्रुओं ने बंदी बनाया था और मुद्रा उनके पास थी। अब वह तुम्हारे पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शत्रुओं के दूत बनकर आए हो? आदित्य ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए संदेह का बीज बोने की कोशिश की। अर्जुन ने उपहास किया और मुद्रा वापस रख ली। फिर उसने शून्य की ओर देखकर कहा, क्या श्वेत मृग संस्थान के कुलवृद्ध क्लैन एल्डर्स अभी भी महज तमाशा देखेंगे? क्या आपको बाहर नहीं आना चाहिए? अर्जुन की आवाज गूंजी, पर कोई प्रकट नहीं हुआ। अर्जुन समझ गया कि हजारों सालों से स्वतंत्र रहा ये संस्थान इतनी आसानी से सत्ता नहीं सौंपेगा। वे जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे थे ताकि वह अपनी शक्ति खुद सिद्ध करे। पहले अपनी पहचान सिद्ध करो, श्वेत डोंग ने कड़ाई से कहा। हाँ, हमें मुद्रा देखनी होगी कि वह असली है या नकली, भूषण ने भी सुर में सुर मिलाया। श्वेता दंग थी कि उसके अपने ही लोग इतने अंधे हो चुके थे। अर्जुन ने प्रमाण दे दिया था, फिर भी वे उसे स्वीकार करने के बजाय उसे और प्रताड़ित कर रहे थे। पर्दे के पीछे की हलचल। श्वेत मृग संस्थान के बाहर बादलों के बीच कई विशाल नक्षत्र जीव याओ बीस्ट्स मंडरा रहे थे। उनमें से एक की पीठ पर एक प्रभावशाली अधेड़ व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह अपनी माया दृष्टि से संस्थान के भीतर का हर दृश्य देख रहा था और बाकी सबको दिखा रहा था। कितनी धृष्टता! हजारों साल बीत गए और ये लोग राजा विक्रम के प्रति अपना सम्मान भूल गए। राजमुद्रा को देखकर भी इनमें से किसी ने नतमस्तक होने की शालीनता नहीं दिखाई। एक हाथ में नागदंड स्नेक स्टाफ लिए एक वृद्धा ये सब देख रही थी। उसके शरीर से खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी। उसके पैरों के पास एक लाश पड़ी थी। ये वही आकाशीय शक्ति वाला मुद्रण सम्राट था जो भाग निकला था। सच में बहुत अहंकारी हो गए हैं ये लोग। सम्मान तो दूर, ये उत्तराधिकारी को ही धमका रहे हैं, एक दुबला पतला वृद्ध बोला, जिसकी आंखों में दरिंदगी थी। हाहा, एक सुंदर पर कम वस्त्र पहने महिला खिलखिलाकर हंसी। इतना ही नहीं, वे संस्थान के बुजुर्ग भी छिपकर बैठे हैं। क्या वे चाहते हैं कि अर्जुन खुद इस गंदगी को साफ करे? चूंकि वे बाहर नहीं आ रहे, तो तुम लोग जाकर उनकी मदद करो, सबसे आगे खड़ी एक महिला ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। न्याय का प्रहार। संस्थान के मैदान में आदित्य और भूषण अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। नव्या कंगा और स्वर्ण पुतली अर्जुन की ढाल बनकर खड़े थे। राजमुद्रा के वारिस, मैं भी जरा करीब से देखूं, आदित्य ने उपहास करते हुए हाथ बढ़ाया। तुम्हें उसे देखने का मौका नहीं मिलेगा। आसमान से एक भारी आवाज गूंजी जिसने सबके होश उड़ा दिए। ऊपर से एक भयानक राक्षसी ऊर्जा डेमोनिक चीख फैलने लगी। तभी संस्थान के 3 कुलवृद्ध क्लैन एल्डर्स आनन फानन में शून्य से प्रकट हुए। वे समझ गए थे कि कोई बहुत शक्तिशाली गुट दूर से उन पर नजर रखे हुए था। आसमान में खड़े नक्षत्र जीव नीचे उतरे। नागदंड वाली वृद्धा ने कुलवृद्धों को नफरत से देखा और कहा, अब बाहर आए हो। बहुत देर हो चुकी है। अब श्वेत मृग संस्थान का न्याय हम करेंगे। आप कौन हैं और इस बात का क्या मतलब है? एक कुलवृद्ध ने कड़े स्वर में पूछा। वृद्धा ने नीचे खड़े आदित्य, भूषण, डोंग और उनके अंगरक्षक की ओर इशारा किया और गरज कर बोली, हम कौन हैं, ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। मतलब साफ है, नीचे खड़े इन 4 लोगों ने मर्यादा लांघी है, राजमुद्रा का अपमान किया है और उत्तराधिकारी का तिरस्कार किया है। इनका वध अभी और इसी वक्त होगा। कुलवृद्ध दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरने वालों में उसका अपना बेटा भी शामिल था। वृद्धा की आंखें किसी विषैले नाग की तरह चमक उठी। अगर श्वेत मृग संस्थान इन गद्दारों को बचाने की कोशिश करेगा, तो राजा विक्रम के इस गुट को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। रहस्यमयी शक्तियों ने संस्थान को घेर लिया है।
क्या अर्जुन इन चारों को मृत्युदंड देगा? और क्या श्वेत मृग संस्थान इस बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करेगा? अध्याय 288 राजमर्यादा। फिर राजा विक्रम के इस गुट के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आवाज जैसे ही श्वेत मृग संस्थान के लोगों के कानों में पड़ी, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह वृद्धा पूरे संस्थान को मिटाने की धमकी दे रही थी। यदि आप राजा विक्रम के उत्तराधिकारी का अपमान करने वाले अपराधी को संरक्षण देने का साहस करते हैं, तो विक्रम राजगुट को आपको जीवित रखने की क्या आवश्यकता? आखिर आप लोग हैं कौन? कुल वृद्ध क्लैन एल्डर ने वृद्धा को घूरते हुए पूछा। उसके सामने खड़े इन लोगों की आभा और अत्यंत भयानक और विशाल थी। ये शक्ति अकेले ही संस्थान में रक्तपात मचाने के लिए पर्याप्त थी, और यह स्पष्ट था कि इनके पीछे कोई और भी बड़ी शक्ति खड़ी है। ऐसी स्थिति में वह शक्ति संस्थान को मटियामेट करने में सक्षम थी। राजा विक्रम के उत्तराधिकारी के रक्षक, वृद्धा ने ठंडे स्वर में कहा और नीचे मैदान की ओर देखा। आदित्य सम्राट दी चैंग और अन्य लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे चारों ओर से घिर चुके थे और उस खौफनाक ऊर्जा ने उन्हें साक्षात मृत्यु का अनुभव करा दिया। हम केवल निरीक्षण कर रहे थे, हम उत्तराधिकारी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। मान्यवर, क्या आप दया दिखा सकती हैं? एक अन्य कुल वृद्ध ने अनुनय किया। इन लोगों के प्रकट होने ने निस्संदेह अर्जुन की पहचान पर मुहर लगा दी थी, अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, परंतु हम भी निरीक्षण कर रहे थे और हमने देखा कि कैसे ये लोग अपने स्वामी की अवहेलना कर रहे थे। इनमें न केवल बुनियादी सम्मान की कमी थी, बल्कि इन्होंने राजमुद्रा धारण करने वाले व्यक्ति पर हमला करने का दुस्साहस भी किया। इनका वध अनिवार्य है। जैसे ही वृद्धा के शब्द समाप्त हुए, आसमान से एक लाश नीचे गिरी। उसे देखकर भीड़ के दिल दहल गए। ये वही आकाशीय शक्ति वाला मुद्रण सम्राट था जिसने अर्जुन पर हमला किया था और भागने की कोशिश की थी। वह मारा जा चुका था। श्वेत मृग संस्थान के लोग देख रहे थे और वे भी देख रहे थे। चूंकि ये लोग इतने धृष्ट थे, तो आज अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इनका वध करना आवश्यक था। अन्यथा हजारों साल बाद ये लोग राजा विक्रम की प्रतिष्ठा को पूरी तरह भूल जाते और उत्तराधिकारी के प्रति बुनियादी सम्मान भी खो देते। मैं सम्राट वंश दी क्लैन का वंशज हूँ, राजा विक्रम की सबसे सीधी वंशावली। आदित्य सम्राट ने वृद्धा की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा। वृद्धा ने नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, सम्राट वंश का वंशज होने के नाते तुम्हें राजा विक्रम की अंतिम इच्छा और भी अधिक याद रखनी चाहिए थी। तुम जानबूझकर अपराध कर रहे हो, इसलिए तुम और भी अधिक मृत्यु के पात्र हो। इतना कहकर वृद्धा ने अपने हाथ में पकड़ा नागदंड स्नेक स्टाफ घुमाया। एक भयानक राक्षसी नाग उसमें से निकला और अपना विशाल जबड़ा खोलकर आदित्य सम्राट को निगल गया। नहीं, आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग सच में उसे मार देंगे। वह तड़पता रह गया, पर उस नाग ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उसका अंत अत्यंत त्रासद था। ये दृश्य भयावह था। आदित्य के अंगरक्षक ने भागने की कोशिश की, पर एक दुबले पतले वृद्ध ने उसका रास्ता रोका और अपनी हथेली से प्रहार किया। एक काली विनाशकारी ऊर्जा ने उसे घेर लिया और पल भर में उसका शरीर उस ऊर्जा में विलीन होकर पिघल गया। कितनी भयानक इच्छा शक्ति, विल पावर है। अर्जुन ने उस असीम बल को महसूस किया। उसे लगा कि एक मामूली सा स्पर्श भी मौत के लिए काफी था। वह अब समझ गया था कि गुरु आदित्य दी ही केवल नक्शा रक्षित करने के लिए क्यों थे, और क्यों केवल नीलिमा देवी के अमर सरोवर की साधना ही उन रहस्यों को खोल सकती थी। राजा विक्रम ने संभवतः अनुमान लगा लिया था कि उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न गुट इतनी आसानी से किसी युवा उत्तराधिकारी के वश में नहीं आएंगे। नीलिमा देवी, जो राजा विक्रम की सबसे विश्वसनीय पात्र थी, गुप्त रूप से उनकी विरासत की रक्षा कर रही थी। आदित्य सम्राट और उसका अंगरक्षक मारे जा चुके थे। देवराज दी फंग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। वह समझ गया था कि ये लोग कहां से आए हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलिमा देवी का साया उन पर हमेशा बना हुआ था। अब राजा विक्रम के बाद नेता बनना उसके लिए और भी कठिन होने वाला था। रही बात श्वेत डोंग और उसके बेटे भूषण की, तो वे आदित्य की मौत देख जड़ हो चुके थे। मौत का साया अब उन पर मंडरा रहा था। चूंकि आप उत्तराधिकारी की रक्षा कर रहे हैं, तो आप इतने चरम पर क्यों जा रहे हैं? डोंग के पिता कुल वृद्ध ने एक कदम आगे बढ़ाया। वह अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता था? इन्हें मार डालो। आसमान में खड़ी उस अधेड़ महिला के स्वर में बर्फीली कठोरता थी। उसकी नजरों ने कुल वृद्धों को भी हिलने की हिम्मत नहीं दी। हा, एक सुंदरी खिलखिलाकर हंसी और नीचे उतरी। दुबले वृद्ध ने अपनी हथेली लहराई और एक जहरीली काली ऊर्जा ने उस स्थान को घेर लिया। भूषण और डोंग ने अपनी पूरी शक्ति से बचने का प्रयास किया, पर आसमान से एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। तुम हमारे वंश के साथ बहुत अन्याय कर रहे हो। डोंग के पिता ने अपनी पूरी ऊर्जा छोड़ दी। बेहतर होगा कि तुम इसे समझाओ। उस महिला ने अन्य कुल वृद्धों की ओर देखा, वरना मुझे श्वेत मृग संस्थान के एक कुल वृद्ध को खोने का कोई मलाल नहीं होगा। एक चीख गूंजी। भूषण का शरीर उस जहरीली ऊर्जा में झुलसकर गायब हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संस्थान के भीतर ही उसे अपनी सत्ता स्थापित करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। राजा विक्रम ने ये गुप्त वंशावली तुम्हें सुख और आराम भोगने के लिए नहीं छोड़ी थी, बल्कि इसलिए छोड़ी थी ताकि तुम उत्तराधिकारी का स्वागत करो और इस गुट को पुनरुत्थान की ओर ले जाओ। उत्तराधिकारी की परीक्षा लेने का तुम्हें अधिकार है, पर यदि तुम में सम्मान ही नहीं है, तो इस वंशावली का कोई मोल नहीं है। उस महिला की आवाज ठंडी थी। श्वेत मृग संस्थान अकेला गुप्त गुट नहीं है।
अब जबकि अर्जुन यहाँ आ चुका है, यह आपका निर्णय है कि आप उसका कितना समर्थन करते हैं। पर याद रहे, आपके समर्थन न करने से उत्तराधिकारी का उत्थान नहीं रुकेगा। पर जब एक दिन ये गुट फिर से संगठित होकर खड़ा होगा, तब चुनाव आपके हाथ में नहीं होगा। सावधानी से सोचें कि क्या आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं और क्या आपके पास उसकी सामर्थ्य है। उसके शब्दों में एक स्पष्ट धमकी थी। भविष्य में संस्थान की स्थिति अर्जुन के व्यवहार पर निर्भर करेगी। आज जो कुछ हुआ, उसमें हमारे संस्थान की ही भूल है। दूर से दो और आकृतियां आईं। ये संस्थान के सबसे बड़े कुलवृद्ध थे जो अपनी साधना छोड़कर यहाँ पहुंचे थे। अब संस्थान के 5 कुलवृद्ध वहां मौजूद थे। संस्थान के कुलपति श्वेता के परदादा ने आगे बढ़कर कहा, मैंने सब सुन लिया है। संस्थान को आपके न्याय पर कोई आपत्ति नहीं है। पूर्वज के उत्तराधिकारी का अपमान मृत्युदंड के ही योग्य है। कुलपति जानते थे कि चाहे वे अर्जुन का पूर्ण समर्थन करें या न करें, कम से कम उसे पूरी तरह से नाराज करना खुद की बर्बादी को दावत देना होगा। खचाक, एक बारीक आवाज आई। जब भीड़ ने डोंग की ओर देखा, तो सबकी सांसें रुक गईं। संस्थान का एक अनुभवी प्रशासक डोंग भी ढेर हो चुका था। बेटा अर्जुन, क्या आज कोई और भी है जिसे तुम दंड देना चाहते हो? कुलपति ने विनम्रता से पूछा। मान्यवर, आप मुझे अर्जुन ही कहें, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आपको आपत्ति न हो, तो क्या मैं आपको परदादा कह सकता हूं, जैसे श्वेता कहती है? अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। कुलपति का मन हल्का हुआ। ये युवक अत्यंत शालीन था। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। परदादा जी, मुझे दुख है कि आज की घटनाएं इस मोड़ पर पहुंची। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कुलपति ने हाथ हिलाकर उसे रोका। यह मेरे अनुशासन की कमी थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। मुख्य संरक्षक ग्रैंड एल्डर ने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना दी। मुख्य संरक्षक हमेशा मेरे प्रति दयालु रहे हैं और मैं इसे याद रखूंगा। आज की घटनाओं का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आसमान में खड़ी महिला की आंखों में एक संतोष का भाव आया। वह अर्जुन की इस कूटनीति से प्रसन्न थी। आज विलेन बनने का काम अमर सरोवर महल ने किया था ताकि अर्जुन की छवि एक उदार स्वामी की बनी रहे। उसने अपनी पैनी नजर देवराज दीफांग पर डाली और कहा, अपने बुजुर्गों से कहना कि वे राजा विक्रम की अंतिम इच्छा को सदा याद रखें। देवराज शांत था। उसने झुककर कहा, मैं आपके वचनों को ससम्मान अपने बुजुर्गों तक पहुंचा दूंगा। महिला समझ गई कि देवराज एक कठिन प्रतिद्वंदी साबित होगा। उसमें असाधारण गुण थे। अब मैं अपने बुजुर्गों को उत्तराधिकारी के बारे में सूचित करने जा रहा हूं। आज्ञा दें। देवराज ने हाथ जोड़े, संस्थान के बड़ों को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गया। अर्जुन ने न केवल अपनी पहचान सिद्ध की है, बल्कि बाहरी शक्तियों की मदद से विरोधियों को कुचल भी दिया है। अब श्वेत मृग संस्थान पूरी तरह से अर्जुन के प्रति नतमस्तक है। पर देवराज और उसका वंश इस हार को कैसे देखेगा? अध्याय 289, बहुत प्यारी। देवराज के जाने के बाद आकृतियों का एक समूह जल्द ही श्वेत मृग संस्थान के बाहर से आकाश में ओझल हो गया। संस्थान के लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये नवागंतुक कौन थे। आज की घटनाओं ने उनकी उम्मीदों को पार कर दिया था। विक्रम राज मुद्रा का प्रकट होना और अमर सरोवर महल इमॉर्टल पूल पैलेस का सामने आना, इन दो बातों ने उन्हें एहसास करा दिया कि अब श्वेत मृग संस्थान पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वे केवल अस्थायी रूप से पीछे हट सकते थे। इसके अलावा यह उनके भविष्य के मंसूबों के लिए एक बहुत ही प्रतिकूल संकेत था। मुद्रा को उसका असली स्वामी मिल चुका था और उसे नीलिमा देवी किंग में फेरी का समर्थन प्राप्त था। ऐसी स्थिति में राजा विक्रम के गुप्त गुटों को नियंत्रित करना उनके लिए अत्यंत कठिन होने वाला था, क्योंकि अर्जुन की इन्वेंशन वही करना चाहता था जो वे चाहते थे, विक्रम राजगुट का पूर्ण कार्यभार संभालना और उसका एकमात्र नेता बनना। अब देवराज के पास केवल एक ही विकल्प था, अपनी शक्ति और विकास की गति को इतना बढ़ा देना कि वह जय बन जाए, क्योंकि पूर्ण शक्ति के सामने कभी कभी राजमुद्रा को भी दबाया जा सकता है। नव्या की मासूमियत। 4 गद्दारों के वध के बाद अमर सरोवर महल के योद्धा अब शांत थे। वे सब जमीन पर उतरे और अर्जुन तथा नव्या कंग की ओर सम्मान से देखा। कुमार अर्जुन, राजकुमारी नव्या, सबने उन दोनों के सामने झुककर अभिवादन किया। अर्जुन विक्रम राज के उत्तराधिकारी थे और नव्या नीलिमा देवी की सबसे प्रिय पात्र थी। अमर सरोवर महल में नव्या का स्थान महल की स्वामिनी से कम नहीं था। नव्या ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप खड़ी रही। संस्थान के लोग उस अद्भुत सुंदरी को देखकर दंग थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अर्जुन के साथ रहने वाली यह अप्सरा इतनी ऊंची हैसियत रखती है कि ये शक्तिशाली योद्धा उसे राजकुमारी कह रहे हैं। आप लोग तुरंत जाकर इन सभी खबरों को सील कर दें। बाहरी दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है। संस्थान के कुलपति ने अपने प्रशासकों को आदेश दिया। चिंता न करें, हम सीधे आसमान से उतरे थे। संस्थान के लोगों के अलावा किसी को हमारे आने की भनक नहीं लगी, उस अधेड़ महिला अमर सरोवर की सेनापति ने कुलपति से कहा। उन्हें पता था कि चाहे उनके विचार अलग हों, पर सम्राट वंश और संस्थान कोई भी विक्रम राजगुट के रहस्यों को सार्वजनिक नहीं होने देगा। वह महिला अर्जुन और नव्या के पास आई। उसके चेहरे पर एक गरिमामयी मुस्कान थी। क्या तुमने मेरी नव्या को परेशान किया? उसने मजाक में अर्जुन से पूछा। जी, मैं। अर्जुन सकपका गया। परेशान करना? नव्या तो खुद इतनी रहस्यमयी थी कि उसे देख पाना ही मुश्किल होता था। दीदी, वह भला मुझे क्यों परेशान करेंगे? नव्या की मीठी और मासूम आवाज ने अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। ये लड़की सच में बहुत भोली थी। वह महिला मुस्कुराई और नव्या का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गई।
नव्या, गुरु माँ ने तुमसे कुछ पूछने को कहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या पूछना है? नव्या की सुंदर आंखें झपकी। गुरु माँ ने पूछा है कि क्या तुम इसे अर्जुन को पसंद करती हो? महिला की आंखों में शरारत थी। यह नीलिमा देवी का सवाल नहीं, बल्कि उसकी अपनी चुटकी थी। बेचारी नव्या, उसे दुनियादारी की इतनी समझ कहाँ थी? उसने बहुत गंभीरता से सोचा और जवाब दिया, मुझे नहीं पता। पास खड़े अर्जुन ने अपनी आंखें घुमा लीं। उनकी आवाज धीमी थी, पर वह सब सुन सकता था। तो तुम्हें वह कैसा लगता है? महिला ने फिर पूछा। नव्या की पलकें फड़फड़ाईं। उसने मुड़कर एक नजर अर्जुन पर डाली और फिर मासूमियत से बोली, वह बहुत प्यारा है। ही इज वेरी क्यूट। खून खून। अर्जुन को खांसी का दौरा पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने नव्या को प्यारा शब्द का अर्थ समझाया था। आज नव्या ने वही शब्द उस पर इस्तेमाल कर दिया था। वह महिला ठहाका मारकर हंसी और फिर अर्जुन की ओर मुड़ी। नव्या गुरु माँ की आंखों का तारा है। तुम्हें मेरी नव्या का बहुत ख्याल रखना होगा। उसकी आवाज में अधिकार था। वह यहाँ इन लोगों को ये याद दिलाने आई थी कि अर्जुन अकेला नहीं है। विदाई और नया संकल्प। ठीक है नव्या, अब हमें वापस चलना होगा, उस महिला ने कहा। नव्या ने जाने के लिए सिर हिला दिया। वह सांसारिक मोह माया से दूर एक शांत झील की तरह थी। नव्या का ख्याल रखना, महिला ने अर्जुन से अंतिम बार कहा। दीदी, क्या आप इतनी जल्दी जा रही हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, हमारा काम पूरा हुआ। अब तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। हमसे मदद की उम्मीद मत रखना। एक विक्रम राज का उत्तराधिकारी अगर दूसरों के दम पर ऊपर उठता है, तो वह योग्य नहीं कहलाएगा। इतना कहते ही वह महिला और उसके योद्धा आकाश की ओर उड़ गए। उनके शरीर से भयानक बवंडर उठा और वे बादलों में ओझल हो गए। वे बड़े धमाके के साथ आए थे, पर शांति से विदा हुए। उनका मकसद पूरा हो चुका था। अर्जुन की धाक जम चुकी थी और संस्थान को नीलिमा देवी का रूप पता चल गया था। कुलपति ने एक राहत की सांस ली और अर्जुन की ओर मुड़े। अर्जुन, अब से तुम बिना किसी चिंता के यहाँ रह सकते हो। जो भी चाहिए हो श्वेता को बताओ या सीधे मेरे पास आओ। जी, परदादा जी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से अर्जुन को देखना मतलब मुझे देखना है। पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, कुलपति ने घोषणा की। परदादा जी, आप निश्चिंत रहें। मैंने श्वेता से पहले ही कह दिया है, जब तक मैं पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हो जाता, मैं संस्थान को किसी खतरे में नहीं डालूंगा और न ही हमारे संबंधों को उजागर करूंगा। अर्जुन ने अपनी परिपक्वता दिखाई। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर यह संस्थान हजारों साल पुराना है, अकेले मैं सब तय नहीं कर सकता। मैं अब कुल वृद्ध परिषद काउंसिल ऑफ एल्डर्स की बैठक बुलाऊंगा, कुलपति ने कहा। यह एक बहुत बड़ी बात थी। संस्थान की यह बैठक सदियों बाद बुलाई जा रही थी, और वह भी महज 19 साल के एक युवक के लिए। स्वर्ण प्रांत में हलचल। अर्जुन के चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण सम्राट बनने की खबर अब रुकने वाली नहीं थी। 19 साल से कम उम्र का एक सम्राट, इस खबर ने पूरे स्वर्ण प्रांत में आग लगा दी थी। यहाँ तक कि नक्षत्र मंडप स्टाप लकिंग मैनर के लोग भी चौकन्ने हो गए थे। पूरे प्रांत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कई बड़ी शक्तियां इस युवा सम्राट को अपनी ओर खींचने की जुगत भिड़ाने लगीं। उधर नंद परिवार लेंग फैमिली के लोग, जो अर्जुन और उनके बीच की दुश्मनी को जानते थे, ये खबर सुनकर इतने क्रोधित हुए कि उनके मुंह से खून आने लगा। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने जिस मामूली लड़के को कुचलना चाहा था, वह अब एक ऐसा पर्वत बन चुका है जिसे हिलाना मुमकिन नहीं था। अर्जुन ने संस्थान के भीतर अपना स्थान पक्का कर लिया है और बाहरी दुनिया में उसकी धाक जम गई है। अब कुल वृद्ध परिषद की बैठक में क्या होगा? क्या वे अर्जुन को अपना राजा स्वीकार करेंगे? अध्याय 291, एक और आमंत्रण। अर्जुन की इन्वेंशन की आंखों में न केवल ठंडी चमक कौंधी, बल्कि उसके पास खड़े हर्ष फैंडलर के भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। ऐसा लगा मानो हर्ष का पूरा अस्तित्व ही नफरत की आग में जलने लगा हो। हर्ष ने अपनी आंखों से नंदिनी लेंगनिंग को मरते देखा था। वह दृश्य की कैसे नंद परिवार और उस नीच यान्ती यान टाइग ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था, वह कभी नहीं भूल सकता था। अर्जुन, तुमने ही मुझे बताया था कि आदेश देने वाला नंद मौर्य लेंगमाओ था, है ना? हर्ष ने अर्जुन की ओर देखा, जिसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे वह मुर्दा चाहिए। अगर वह नहीं मरा, तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। और वे नंद कुमार लेंगजियान और नंदिनी के अन्य भाई, वे सब मौत के हकदार हैं। हर्ष की आंखें खून की तरह लाल थीं। अर्जुन ने पहली बार उसे इतना उन्मादी देखा था। मैंने सुना है कि नंद परिवार ने पहले ही उन दो भाइयों नंद कुमार और नंद देव को ठिकाने लगा दिया है, श्वेता बाई लुई ने पास आकर कहा। परिवार को शायद पता चल गया है कि आदेश नंद मौर्य ने दिया था, इसीलिए उन्होंने उसे माफी मांगने के लिए यहाँ भेजा है। माफी? हर्ष ठंडी हंसी हंसा। उस समय उसका आदेश न केवल नंदिनी को मौत के मुंह में धकेलने के लिए था, बल्कि वह तुम्हें, मुझे और भीम को भी जड़ से मिटा देना चाहता था। श्वेता, तुम उस समय वहां नहीं थी, इसलिए बच गई। और नंदिनी ने मुझे समय रहते वहां से निकाल दिया था, जिससे मेरी जान बची। हर्ष की आवाज फटने लगी। उसने मरते समय भी झूठ बोला कि तुम और श्वेता प्रेमी हो, ताकि परिवार डर के मारे तुम पर हमला न करे। उसके बाद उसने जान दे दी। अब क्या एक माफी काफी है? नंदिनी की मौत की कीमत क्या महज एक माफी है? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। वह उस मासूम लड़की को याद करने लगा। उसका कोई दोष नहीं था, पर उसे अपनों की राजनीति की बलि चढ़ना पड़ा। नंद मौर्य ने महज यान्ती को खुश करने के लिए उनकी जान लेनी चाहिए थी। नंद मौर्य की शक्ति क्या है? अर्जुन ने श्वेता से पूछा। वह परिवार का एक बड़ा बुजुर्ग है।
उसने अभी अभी आकाशीय शक्ति टियंगांग रेल्म के पहले स्तर में प्रवेश किया है। परिवार उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने केवल उसे माफी मांगने भेजा है, श्वेता ने बताया। ठीक है, मैं यही उसका इंतजार करूंगा। उन्हें कहो कि वे यहाँ आए, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। लहू का हिसाब। कुछ ही देर में नंद मौर्य अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। अर्जुन को देखते ही वह मुस्कुराया। आचार्य अर्जुन, आप बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इतनी कम उम्र में चतुर्थ श्रेणी का सम्राट बनना, आपका भविष्य उज्जवल है। बैठिए, अर्जुन ने सामने की घास की ओर इशारा किया। नहीं, आज मैं अपराधी बनकर आया हूं, सो खड़ा ही रहूंगा। नंदिनी के साथ जो हुआ, उसका हमें बहुत दुख है। हमने असली दोषियों को सजा दे दी है, मौर्य ने बड़े ही शालीन स्वर में कहा। तो इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, मान्यवर, अर्जुन ने एक बर्फीली मुस्कान के साथ कहा। मौर्य ने झेपते हुए एक मुद्रण अंगूठी डिवाइन रिंग आगे बढ़ाई। जो हुआ वह टाला नहीं जा सकता था। मैं नंद परिवार की ओर से यह भेंट लाया हूं। अर्जुन ने उसे छुआ तक नहीं। मौर्य ने आगे कहा, अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे परिवार की किसी भी अन्य सुंदर और प्रतिभाशाली कन्या को चुन सकते हैं। वह आपकी दासी या उपपत्नी बनकर रहेगी। वही पुरानी चाल। नंद मौर्य अपनी ही बेटियों और बहनों को सौदे की वस्तु समझता था। मेरी एक शर्त है, पर पता नहीं आप उसे मानेंगे या नहीं, अर्जुन ने कहा और धीरे से खड़ा हो गया। अचानक पूरे मैदान के मुद्रण जगमगा उठे। तलवार भंवर तूफान स्वॉर्ड वॉटेक्स स्टॉर्म सक्रिय हो चुका था। नंद मौर्य का चेहरा सख्त हो गया। आचार्य अर्जुन, आपकी कला महान है, पर श्वेत मृग संस्थान के भीतर मुझ पर हमला करना उचित नहीं होगा। उसे लगा कि जब तक संस्थान बीच में नहीं आता, अर्जुन उसे छू नहीं पाएगा। परंतु अर्जुन ने अपनी हथेली घुमाई। 2 चतुर्थ श्रेणी की पुतलियां और 5 तृतीय श्रेणी की पुतलियां हवा में प्रकट हो गईं और उन्होंने मौर्य को घेर लिया। इस मामले का संस्थान से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा निजी हिसाब है। आदेश देने वाले तुम थे, तो तुम जीवित कैसे रह सकते हो? वध करो। अर्जुन के आदेश पर पुतलियों ने एक साथ हमला किया। विशाल स्वर्ण पुतली ने मौर्य की नक्षत्र शक्ति को कुचल दिया। तलवारों के बवंडर ने उसे चारों ओर से चीरना शुरू किया। रुको, हम बात कर सकते हैं, मौर्य चिल्लाया, पर स्वर्ण पुतली के एक ही मुक्के ने उसकी छाती की हड्डियां चकनाचूर कर दी। नंद मौर्य, तुम्हें नंदिनी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर हमें पड़ता है। अब उसका हिसाब चुकाओ, हर्ष ने बाहर से चिल्लाकर कहा। अगले ही पल हजारों तलवारों ने मौर्य के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए और वह उस बवंडर में धूल बन गया। बाकी नंद परिवार के लोग थर थर कांप रहे थे। उनका सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग उनकी आंखों के सामने मिट चुका था। अर्जुन ने बवंडर शांत किया और उन लोगों की ओर एक सूची रोस्टर फेंकी। नंदिनी आप ही के परिवार की सदस्य थी, उसे मौर्य ने मारा। मैं बेगुनाहों को नहीं मारना चाहता। अगर नंद परिवार वाकई इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, तो इस सूची में मौजूद गद्दारों को सजा दे दे। अब आप जा सकते हैं। वे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, नंदिनी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जो दोषी थे, वे मारे गए। नक्षत्र संघ स्टार रिवर गिल्ड का प्रस्ताव। अब नक्षत्र संघ के लोगों से मिलते हैं, अर्जुन ने श्वेता से कहा। वह देखना चाहता था कि यह रहस्यमयी और विशाल संस्था उससे क्या चाहती है। श्वेता उसे एक सजे धजे बरामदे में ले गई जहां नक्षत्र संघ के लोग रुके थे। वहां एक गंभीर अधेड़ व्यक्ति बैठा था। अर्जुन को देखते ही वह मुस्कुराया। आचार्य अर्जुन, आप तो अफवाहों से भी अधिक युवा और तेजस्वी हैं। मान्यवर, आपकी बड़प्पन है। कहिए, आपने मुझे याद क्यों किया? अर्जुन ने सीधे मुद्दे की बात की। मैं स्वर्ण प्रांत के नक्षत्र संघ के अस्त्रशाला आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल का प्रमुख हूँ। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें। मैं आपको सीधे उप प्रमुख का पद देता हूं। क्या विचार है? अर्जुन जानता था कि यह संस्था हर जगह ऐसी ही है। वे प्रतिभा को अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। क्षमा कीजिए मान्यवर, मुझे अस्त्र बनाने में अधिक रुचि नहीं है। मैं एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं, अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। वह किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहता था। आचार्य, पुनर्विचार कीजिए, ये पद बहुत ऊंचा है, एक अन्य वृद्ध ने सलाह दी। जिस काम में मेरा मन न लगे, वह मैं नहीं कर सकता, अर्जुन ने फिर मना किया। तो क्या आप हमारे विशिष्ट अतिथि संरक्षक गेस्ट एल्डर बनना स्वीकार करेंगे? आपको सभी लाभ मिलेंगे और कोई पाबंदी नहीं होगी, प्रमुख ने दूसरा पासा फेंका। अतिथि संरक्षक, वही पुरानी कहानी। अर्जुन को फिर से पुराने धोखे याद आ गए। क्षमा कीजिए, मैं किसी भी पद का मोह नहीं रखता। मैं जैसा हूं, वैसा ही ठीक हूं। नक्षत्र संघ के लोग समझ गए कि अर्जुन को बांधना मुमकिन नहीं है। वे शालीनता से खड़े हुए और विदा ली। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया, पर उसके मन में अब भी उन पर संदेह बना हुआ था। अर्जुन ने नंद परिवार से अपना हिसाब बराबर कर लिया है और नक्षत्र संघ के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया है। अब कुल वृद्ध परिषद की बैठक का समय आ गया है। क्या अर्जुन वहां अपनी सत्ता स्थापित कर पाएगा? अध्याय 292, 5 अद्भुत अतिथि। नक्षत्र संघ स्टार रिवर गिल्ड के सदस्यों के जाने के बाद श्वेता बाय लुई ने अर्जुन की इन्वेंशन की ओर एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। अर्जुन ने मजाक में पूछा, क्या मैं इतना अच्छा दिख रहा हूं? नक्षत्र संघ अत्यंत रहस्यमयी है। वे केवल उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिनमें उन्हें अपार संभावना दिखती है। इस बार स्वर्ण प्रांत की अस्त्रशाला के प्रमुख स्वयं तुम्हें आमंत्रित करने आए थे। ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात थी। श्वेता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
जब वह पहली बार इस लड़के से मिली थी तो वह चोरी छिपे संस्थान में उससे मुद्रण कला सीखने आया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में वह इस स्तर पर पहुंच जाएगा। तुमने इतनी सहजता से उन्हें मना कर दिया। उस प्रमुख को शायद लगा होगा कि तुमने उनका अपमान किया है, श्वेता ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि अर्जुन विनम्र था, पर उसका इनकार बहुत सीधा था। मैं इस शक्ति के साथ बहुत अधिक उलझना नहीं चाहता, अर्जुन ने बेपरवाह होकर कंधे उचकाए। वह अपनी मर्जी का मालिक था। उसे नक्षत्र संघ के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। शायद चू किंगडम के पुराने मामलों की वजह से उसका यह नजरिया था, पर जीवन में हर जगह तर्क काम नहीं आता। जिसे वह नापसंद करता था उससे वह दूर ही रहना चाहता था। 5 सिद्ध अतिथि संरक्षक 5 जू गेस्ट एल्डर। ठीक है, अब सहस्र गठबंधन कियांजू अलायंस के लोगों से मिलते हैं, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा और अर्जुन को दूसरे भवन की ओर ले गई। वहां एक अधेड़ उम्र की शालीन और प्रभावशाली महिला अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। अभिवादन के बाद वह सीधे मुद्दे पर आए। आचार्य अर्जुन, सहस्र गठबंधन के 2 हिस्से हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक गठबंधन एक सांप्रदायिक सेक्ट की तरह है जहां कड़े नियम हैं। लेकिन बाह्य गठबंधन अतिथि संरक्षकों गेस्ट एल्डर्स का है। हम केवल उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिनमें असाधारण क्षमता हो। महिला ने आगे समझाया कि आंतरिक गठबंधन में शामिल होने पर अर्जुन को एक कोर शिष्य के रूप में तैयार किया जाएगा, लेकिन बाह्य गठबंधन में उसे सीधे 5 सिद्ध 5 जू अतिथि संरक्षक का पद दिया जाएगा, जहां उसे बिना किसी पाबंदी के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। श्वेता ये सुनकर चौंक गई। सहस्र गठबंधन अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत महत्व देता था। उसने सुना था कि उनके यहाँ 9 स्तर 1 जू से 9 जू होते हैं। स्तर योग्यता पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। 1 जू होनहार युवा। 4 जू नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग के योद्धा। 5 जू आकाशीय शक्ति टियंगांग स्तर के बराबर सम्मान। 6 जू गठबंधन के लिए बड़ा योगदान देने वाले योद्धाओं की मदद ले सकते हैं। 9 जू गठबंधन के प्रमुख के बराबर हैसियत। अर्जुन को सीधे 5 सिद्ध स्तर देना मतलब उसे गठबंधन के भीतर एक उच्च अधिकारी का सम्मान देना था। कोई पाबंदी नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई नहीं, महिला ने स्पष्ट किया। हमारा गठबंधन स्वतंत्र साधकों लूज कल्टिवेटर्स से बना है। हम प्रतिभा का सम्मान करते हैं और उन्हें बिना किसी शर्त के संसाधन और जानकारी इंटेलिजेंस उपलब्ध कराते हैं। हाँ, सुरक्षा के मामले में हम तभी दखल देते हैं जब आप 6 सिद्ध या उससे ऊपर के स्तर पर पहुंच जाएं। मुझे स्वीकार है, अर्जुन ने कहा। उसे कोई कारण नहीं दिखा कि वह ऐसे प्रस्ताव को मना करे जिसमें केवल लाभ ही लाभ थे। महिला ने उसे एक विशिष्ट मुद्रा टोकन सौंपी जिस पर 5 सिद्ध अंकित था। प्रतिशोध की सुलगती आग। अर्जुन के पास अब वह शक्ति थी जिससे वह जानकारी जुटा सकता था। स्वर्ण प्रांत आने का उसका एक मुख्य उद्देश्य था, हुआ वंश के छोटे राजकुमार हुआ शाओयुन का वध। उसने मो परिवार की मोहिनी मो कैंचेंग के साथ जो नीचता की थी, उसकी वजह से मोहिनी ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी। वह घाव अर्जुन के हृदय में आज भी ताज़ा था। उसे मोहिनी के प्रति गहरा दुख और अपराधी बोध शेम महसूस होता था। जब तक वह जीवित था अर्जुन को शांति नहीं मिलने वाली थी। उधर हुआ वंश का वह राजकुमार भी अर्जुन से उतनी ही नफरत करता था। एक रेस्तरां में अर्जुन का नाम सुनते ही उसने गुस्से में शराब का गिलास तोड़ दिया। अर्जुन की वजह से उसका एक हाथ कट गया था और परिवार में उसका सम्मान खत्म हो गया था। अब उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। अर्जुन, चतुर्थ श्रेणी का सम्राट, मैं देखूंगा कि क्या ये वही अर्जुन है। उसकी आंखों में खून उतर आया। स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? उसके अंगरक्षक ने पूछा। डार्क शैडो टावर, उसने ठंडे स्वर में कहा। वहां से उसकी जानकारी निकालूंगा और फिर उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। मोहिनी की झलक। अर्जुन औषध राजमहल डेनवांग पैलेस की तलहटी में खड़ा था। सफेद वस्त्रों में लिपटे अर्जुन ने ऊपर की ओर देखा, जहां बादलों को छूता हुआ वह भव्य महल खड़ा था। ठंडी हवा ने उसके वस्त्रों को लहराया। उसकी प्रियतम मोहिनी उसी महल के भीतर थी। तभी महल से 2 युवक बाहर आए। वे वही थे जो मोहिनी को लेने चू किंगडम आए थे। अर्जुन को वहां खड़ा देख वे हैरान रह गए। उनकी नजरों में तिरस्कार था। एक मामूली कौआ कभी राजहंसनी के साथ नहीं रह सकता, उन्होंने मन ही मन सोचा। उन्हें लगा कि अर्जुन एक पागल प्रेमी है जो यहां तक पीछा करते हुए आ गया है, जबकि मोहिनी अब उनकी पहुंच से भी बहुत ऊपर जा चुकी थी। अर्जुन मोहिनी के करीब है, पर उसके बीच औषध राजमहल की ऊंची दीवारें और हुआ वंश का षड्यंत्र खड़ा है। क्या वह मोहिनी से मिल पाएगा? और हुआ वंश का राजकुमार उसे मारने के लिए क्या चाल चलेगा? अध्याय 293 छाया भवन। जैक जिंग यू और वरुण यांची अर्जुन की इन्वेंशन के करीब आए और कुछ क्षणों तक उसे गौर से देखते रहे। अर्जुन के व्यक्तित्व में आए बदलाव के कारण आमने सामने होने के बावजूद उन्हें केवल इतना लगा कि यह युवक उस जैसा दिखता है। वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। अब उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर देखने पर उन्हें अंततः विश्वास हो गया कि यह वही चू देश का युवक है। पुरुष होने के नाते जब उन्होंने पहली बार मोहिनी मो कैंचेंग को देखा था तो उनके मन में उसके प्रति प्रशंसा का भाव जगा था, जिसके कारण उस समय अर्जुन के प्रति उनके मन में ईर्ष्या पैदा हुई थी। इसी वजह से उनकी यादों में अर्जुन की छवि स्पष्ट थी। दूसरी ओर बैजंती बाई फेई ने कभी अर्जुन को सही से देखा ही नहीं था, इसलिए उसकी छाप उतनी गहरी नहीं थी। तो तुम सच में वही हो? उनकी आंखों में मजाक और तिरस्कार की झलक दिखाई दी।
अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उन्हें देखा, लेकिन उसने केवल एक सरसरी नजर डाली और फिर से सामने की ओर देखने लगा। वापस देश चले जाओ, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, जय ने शांति से कहा। उसकी आवाज में न तो अपमान था और न ही घृणा, बस एक सामान्य सलाह थी। अगर यह पहले की बात होती तो शायद वह उसे अपमानित करता, लेकिन अब वह खुद मोहिनी की ओर सिर्फ हसरत भरी नजरों से देख सकता था। उसे अर्जुन को नीचा दिखाने का क्या हक था? वह और अर्जुन कुछ मायनों में काफी समान स्थिति में थे। अर्जुन ने उसकी तरफ नहीं देखा। युद्ध कला की दुनिया में ऊंच नीच का भेद बहुत कड़ा था, हर ऊंचा स्तर व्यक्ति को कुचल सकता था। और औषध राजमहल तो स्वर्ण प्रांत के शिखर पर खड़ा था, सामने वाले उस विशाल भवन की तरह, जो लोगों पर इतना दबाव डालता था कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। इसे पार करना कितना कठिन था। हालांकि अर्जुन की नजरें बहुत शांत थीं। महल चाहे कितना भी भव्य क्यों न हो, ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो उसे अपने पैरों तले रौंद सकें। मोहब्बत भी इस पर निर्भर करती है कि वह किसके लिए है। जब तुम जानते हो कि यह असंभव है, तो उम्मीद क्यों पाल रखी है? तुम्हारे और उसके बीच जमीन आसमान का अंतर है, जय बोलता रहा। उसके शब्द अर्जुन के लिए थे, पर कहीं न कहीं ये खुद के लिए भी एक चेतावनी थी। वरुण ने देखा कि अर्जुन ने जय की बातों को अनसुना कर दिया है, तो उसने उपहास किया। वह अर्जुन के पास गया और तिरस्कार से देखते हुए धीरे से बोला, औषध राजमहल में 99 सीढ़ियां हैं। तुम्हें सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े लोगों को भी सिर उठाकर देखना पड़ता है, फिर भी तुम यहाँ मूर्खों की तरह सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, दफा हो जाओ, वरना अगर तुमने उसे मोहिनी को अपवित्र करने की कोशिश की तो परिणाम तुम झेल नहीं पाओगे। अर्जुन की नजरें धीरे धीरे घूमी और वरुण पर टिकी। उसकी आंखों में अचानक एक सुनहरी बिजली कौंधी, जिसने वरुण की आंखों को सीधे भेद दिया। धूम! वरुण को लगा जैसे उसका सिर जोर से हिल गया हो, मानो उसने किसी आदिम दैत्य को अपने भयानक पंजे फैलाते हुए देखा हो, जो उसे चीरने ही वाला था। सिर्फ एक नजर से उसे एक खौफनाक दबाव महसूस हुआ। इससे वरुण कुछ कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके शरीर से अचानक शक्तिशाली ऊर्जा चीख फूट पड़ी। उसने अर्जुन को घूरना चाहा, पर देखा कि अर्जुन ने अपनी नजरें फेर ली हैं, मानो उसने उसे सही से देखने के लायक भी न समझा हो। इससे वरुण का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सिर्फ एक नजर से उसे ठंडा पसीना आ गया था। ये कैसे संभव था? जय ने भी वरुण की इस असामान्य स्थिति को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तभी पीछे से एक तीखी चमक आई। जय और वरुण दोनों मुड़े और वहां एक भव्य प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखा। उनकी आंखों में तुरंत सम्मान की भावना जाग उठी। वह रणविजय जानचैन था, जो नियति सूची में 11वें स्थान पर था। वह हमेशा से उनके लिए आदर्श रहा था। अगर इस औषध राजमहल में कोई मोहिनी के योग्य हो सकता था, तो वह निश्चित रूप से रणविजय ही था। रणविजय उनके पास पहुंचा। जय और वरुण ने उसे रास्ता दिया और सम्मानपूर्वक पुकारा, ज्येष्ठ भ्राता। रणविजय ने हल्का सिर हिलाया। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। अर्जुन ने भी उसकी ओर देखा। ये योद्धा, जो 11वें स्थान पर था, शायद अभी भी उसे मारने की अपनी इच्छा को कम नहीं कर पाया था। रणविजय थोड़ा उलझन में था। वह नहीं जानता था कि अर्जुन औषध राजमहल क्यों आया है। उसका राज अर्जुन ने पकड़ लिया था और वह हमेशा से अर्जुन का अंत करना चाहता था। अब जब अर्जुन खुद चलकर यहाँ आया था, तो वह सतर्क कैसे न रहता। हालांकि रणविजय को अर्जुन द्वारा राज उजागर किए जाने का बहुत डर नहीं था। अगर अर्जुन कुछ कहता, तो वह साफ इनकार कर देता और फिर उसे मार डालता। महल में उसका काफी सम्मान था। अर्जुन भी यह समझता होगा, इसलिए वह आसानी से कुछ नहीं बोलेगा। अर्जुन शांत खड़ा था, पर वह भी सतर्क था। ये रणविजय बाहर से सभ्य दिखता था, पर भीतर से बहुत चालाक था। चूंकि अर्जुन की शक्ति अभी उसके बराबर नहीं थी, उसे सावधान रहना ही था। मैंने सुना है कि तुमने पूर्वी क्षेत्र में काफी तहलका मचा रखा है, रणविजय मुस्कुराकर बोला, मानो वह और अर्जुन पुराने दोस्त हों। अर्जुन ने बिना जवाब दिए शांति से उसकी आंखों में देखा। उस समय रणविजय के शरीर से खौफनाक ऊर्जा निकली, मानो हजारों तलवारें अर्जुन के शरीर को भेदने के लिए तैयार हों। पर तुम औषध राजमहल में क्या कर रहे हो? रणविजय ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस एक कदम ने अर्जुन पर भारी दबाव डाल दिया, मानो वह किसी भी क्षण अर्जुन का वध कर देगा। अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। अर्जुन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। यह शांत आवाज जय और वरुण के कानों में हथौड़े की तरह लगी। अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता रणविजय को ऐसी चुनौती देने की हिम्मत की। रणविजय के कदम रुक गए। वह जानता था कि अगर उसने अर्जुन को हद से ज्यादा मजबूर किया, तो अर्जुन राज खोल देगा। भले ही सब यकीन न करें, पर उसकी प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंचेगी। जब तक वह अर्जुन को बोलने से पहले खत्म नहीं कर देता, वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने अपनी ऊर्जा वापस समेटी और मुस्कुराकर कहा, मैं भूल गया था कि तुम स्वर्ण प्रांत के सबसे कम उम्र के चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण सम्राट बन चुके हो। तुम्हारा लहजा वाकई बदल गया है। लेकिन मुद्रण कला आखिर मुद्रण कला ही है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं, तो 5 पल भी नहीं लगेंगे। भविष्य में संभल कर रहना। उसने धमकी भी मुस्कुराते हुए दी। जय और वरुण के दिल दहल गए। अर्जुन स्वर्ण प्रांत का सबसे कम उम्र का मुद्रण सम्राट था। यह क्या हो रहा था? जो देश का एक मामूली लड़का अचानक ऐसा कैसे बन गया कि ज्येष्ठ भ्राता रणविजय भी उससे थोड़ा सावधान थे। मैंने सुना है कि शक्ति भवन से आकाशीय शक्ति टियंगांग के स्तर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बाधा है।
मुझे आशा है कि तुम इसे जल्दी पार कर लोगे, अर्जुन ने शांति से रणविजय से कहा। अगर तुम इसी स्तर पर ज्यादा समय तक रहे तो मुझे डर है कि जब अगली बार तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। बोलने के बाद अर्जुन धीरे से मुड़ा और वहां से चल दिया। उसने रणविजय की ओर पीठ कर दी थी, निडर होकर, मानो वह उसका अस्तित्व ही न मानता हो। रणविजय की आंखों में मौत का साया नाच उठा, पर उसने उसे जाने दिया। प्रतिशोध का जाल। औषध राजमहल छोड़ने के बाद अर्जुन सहस्र गठबंधन कियांजू अलायंस की शाखा में पहुंचा। उसकी 5 सिद्ध मुद्रा कियांजू टोकन देखते ही उसे सम्मान के साथ अंदर ले जाया गया। आचार्य अर्जुन, आप इतनी जल्दी आ गए। उस महिला ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मुझे गठबंधन से कुछ मदद चाहिए, अर्जुन ने कहा। महिला ने सिर हिलाया। आप एक विशिष्ट अतिथि संरक्षक हैं। गठबंधन आपकी हर मुमकिन मदद करेगा। अर्जुन ने एक सूची लिस्ट निकाली और उसे सौंप दी। मुझे इस सूची का सारा सामान चाहिए। जितनी नक्षत्र शिलाएं लगेंगी मैं भुगतान कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे देख लूंगी। सामान तैयार होते ही श्वेत मृग संस्थान भिजवा दिया जाएगा। बहुत अच्छा। साथ ही मुझे एक व्यक्ति के ठिकाने के बारे में पता करना है, अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। हुआ राजकुमार हुआ शाओयुन। महिला की आंखों में चमक आए और उसने हामी भर दी। उसी समय वह हुआ राजकुमार स्वर्ण प्रांत के रहस्यमयी छाया भवन डार्क शैडो टावर में बैठा था। छाया भवन का एक अधिकारी अर्जुन की फाइलों को खंगाल रहा था। अर्जुन, जो देश का रहने वाला, हाल ही में वह मुद्रण गुफा में देखा गया। वह चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण सम्राट है और उसके साथ एक आकाशीय शक्ति वाली महिला रहती है। उसने नंद परिवार के बुजुर्ग मौर्य को भी मार डाला है। राजकुमार का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मुझे वह मुर्दा चाहिए। अधिकारी ने मुस्कुराकर एक पर्चा उसे थमाया। ये काम हम स्वीकार कर सकते हैं, पर इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। 10वां हिस्सा अभी देना होगा, जो वापस नहीं होगा। कीमत देख राजकुमार का दिल बैठ गया। एक शक्ति भवन के साधक को मारने के लिए इतनी बड़ी रकम, तो राजकुमार खुद उसे मार सकते हैं, अधिकारी ने व्यंग्य किया। राजकुमार जानता था कि वह खुद कुछ नहीं कर सकता। परिवार में उसका कद गिर चुका था और अर्जुन अब मोहिनी का प्रेमी था, इसलिए वह परिवार की सेना का उपयोग नहीं कर सकता था। मुझे मंजूर है, उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर मेज पर रख दी। उसके जाने के बाद अधिकारी की आंखों में एक कुटिल चमक आई। सुना है अर्जुन ने नक्षत्र संघ का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, वरना हम उसे छू भी नहीं पाते। वह खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। अर्जुन ने अपने सामान का ऑर्डर दे दिया है और दुश्मन का पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। उधर हुआ राजकुमार ने उसे मारने की सुपारी दे दी है। क्या अर्जुन इस छाया जाल से बच पाएगा? और वह कौन सा सामान है जिसे वह इतनी बेसब्री से इकट्ठा कर रहा है? अध्याय 294, कौन जीतेगा? डार्क शैडो टावर का मिशन हॉल 9 मंजिलों में विभाजित है और ऊपरी मंजिलों में प्रवेश करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। चूंकि डार्क शैडो टावर की अपनी सेना के अलावा इसके कई हत्यारे बाहरी रूप से किराए पर लिए जाते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी डार्क शैडो टावर के लिए हत्यारा बन सकता है। उनका डार्क शैडो टावर के साथ केवल एक सहयोगात्मक संबंध होता है। यही कारण है कि डार्क शैडो टावर का प्रभाव इतना विशाल है, क्योंकि कई लोगों को धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इसे अर्जित करने के लिए हत्यारे बन जाते हैं। मिशन हॉल की 5वीं मंजिल केवल 5 स्टार डार्क शैडो हत्यारों के लिए सुलभ है। ये आकाशीय शक्ति टियंगांग रेल्म के प्रारंभिक चरण के मिशन होते हैं, और जो हत्यारे यहाँ इन्हें स्वीकार करने आते हैं वे सभी बहुत ही दुर्जय व्यक्ति होते हैं। आज इस मिशन हॉल की 5वीं मंजिल पर एक नया मिशन दिखाई दिया। ग्रेटर दैन लक्ष्य, अर्जुन की इन्वेंशन। ग्रेटर दैन विवरण, 19 वर्ष, चुदेश से शक्ति भवन कॉमैंशन स्तर, चतुर्थ श्रेणी मुद्रण सम्राट। ग्रेटर दैन सुरक्षा, एक आकाशीय शक्ति स्तर की महिला रक्षक और 2 चतुर्थ श्रेणी की पुतलियां। ग्रेटर दैन पुरस्कार, एक विशाल धनराशि। ग्रेटर दैन, ये स्वर्ण प्रांत का सबसे कम उम्र का मुद्रण सम्राट होना चाहिए। पहली बार शक्ति भवन के किसी साधक की कीमत इतनी ज्यादा देख रहा हूं, एक नकाबपोश ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं यह मिशन लेता हूं। एक झुकी हुई आकृति आगे बढ़ी और मिशन स्क्रॉल को नीचे उतार लिया। उसने अर्जुन के चित्र को ऐसे देखा जैसे वह कोई बड़ा खजाना हो। आकाशीय अपंग, हेवनली क्रिपल, क्या तुम चारों इसे संभाल पाओगे? किसी ने उस प्रतीक को पहचान लिया जो उस झुकी हुई आकृति ने निकाला था। आकाशीय अपंग एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 4 लोगों का समूह है, एक गुरु और उसके शिष्य, जो अपने क्रूर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। शक्ति भवन के किसी छोकरे को मारना मामूली बात है। ये धन मेरा है। हत्यारे की आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमकी। आकाश भेदी उंगली, सेवरिंग स्काई फिंगर। अर्जुन को निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि उसका नाम डार्क शैडो टावर के मिशन हॉल में लिखा जा चुका है। श्वेत मृग संस्थान लौटने के बाद वह शांति से सहस्र गठबंधन कियांजू अलायंस से समाचार का इंतजार कर रहा था, और साथ ही प्राचीन देव ग्रंथ से एक शक्तिशाली दिव्य कला का अभ्यास कर रहा था। जब अर्जुन की चेतना उस ग्रंथ में समाई तो उसकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। एक आकृति शून्य में गर्व से खड़ी थी। उसने सामने एक विशाल पर्वत की ओर इशारा किया। उसकी उंगली का पो सोने से बना हुआ लग रहा था। जैसे ही यह उंगली नीचे उतरी, आकाश और पृथ्वी स्वर्णमयी हो गए। उस उंगली से निकली रोशनी पर्वत से टकराई और पूरा पर्वत तुरंत सोने के टुकड़ों में बिखर गया। आकाश भेदी उंगली, सेवरिंग स्काई फिंगर। एक उंगली आकाश को चीर देती है। ग्रंथ में उल्लेख था कि इसे सीखने के लिए स्वर्ण दंड कला, गोल्डन पनिशमेंट आवश्यक है, जिसे अर्जुन ने त्याग दिया था।
पर अर्जुन की आंखों में एक तीखी चमक आई। मुझे नहीं लगता कि उस कला के बिना मैं इसे नहीं सीख सकता। उसने अपनी आसुरी ऊर्जा डेमोनिक ची के साथ इसका अभ्यास करने का निर्णय लिया। आसुरी ऊर्जा हिंसक और शक्तिशाली होती है, जो इसे और भी भयानक बना सकती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि इस कला का एक ही प्रहार उसकी नक्षत्र शक्ति स्टार ओरिजिन पावर का एक बड़ा हिस्सा सोख लेता है। यह उसके द्वारा अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली दिव्य कला थी। असुर सम्राट का रूप डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। अगले दिन सहस्र गठबंधन के लोगों ने उसकी जरूरत का सामान पहुंचा दिया। अर्जुन ने असुर सम्राट रूपांतरण डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे स्तर को पार करने का प्रयास शुरू किया। अगले कुछ दिनों तक श्वेत मृग संस्थान की पिछली पहाड़ी से भयानक आसुरी ऊर्जा डेमोनिक ची निकलती रही। लोग भ्रमित थे कि अर्जुन क्या कर रहा है। 3 दिन बाद अर्जुन का पूरा शरीर एक डरावनी काली ऊर्जा से घिर गया। असुर सम्राट रूपांतरण डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन जो इसका अभ्यास करते हैं, वे असुर और मानव दोनों की शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं। एक मानव शरीर के साथ उनके पास असुरों जैसी असीम जीवन शक्ति, एक शक्तिशाली भौतिक शरीर और भयानक विस्फोटक शक्ति होती है। अर्जुन की शारीरिक शक्ति अब उसके स्तर के किसी भी योद्धा से कहीं अधिक थी। दूसरा स्तर सिद्ध हुआ। अर्जुन की आंखों में संतोष था। शिकार का समय। इसी बीच हुआ राजकुमार हुआ शाओयुन अपना सब्र खो चुका था। वह खुद ये देखने के लिए स्वर्ण प्रांत के पूर्वी क्षेत्र की ओर निकल पड़ा कि अर्जुन कैसे मरता है। उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसने पूर्वी क्षेत्र में कदम रखा, किसी और ने उसे देख लिया था। अर्जुन को आखिरकार हुआ राजकुमार की खबर मिल गई। सहस्र गठबंधन ने उसे सूचित किया कि वह पूर्वी क्षेत्र में आ गया है। अर्जुन की आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। वह बिल्कुल सही समय पर आया है। अर्जुन जानता था कि हुआ परिवार बहुत शक्तिशाली है। यदि वह सीधे उसे मारता है तो वे तुरंत पता लगा लेंगे। पर चाहे जो हो, हुआ राजकुमार का मरना तय था। अर्जुन श्वेत मृग संस्थान से बाहर निकल गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि श्वेता को भी नहीं। वह हुआ राजकुमार को मारने के इस काम में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता था। यह उसका अपना व्यक्तिगत हिसाब था। अर्जुन अपने सबसे बड़े दुश्मन का शिकार करने निकल पड़ा है, पर उसे नहीं पता कि आकाशीय अपंग नाम के 4 खतरनाक हत्यारे उसके पीछे हैं। क्या अर्जुन हुआ राजकुमार को मार पाएगा, या वह खुद इन हत्यारों के जाल में फंस जाएगा? अध्याय 295 कौन से वरिष्ठ। अर्जुन की इन्वेंशन अकेले ही हुआ राजकुमार हुआ शाओयुन को खोजने निकल पड़ा था। सहस्र गठबंधन की आंजू अलायंस से उसे सूचना मिली थी कि राजकुमार के साथ केवल एक ही आकाशीय शक्ति टियंगांग के शुरुआती स्तर का अंगरक्षक है। अर्जुन को भरोसा था कि उसकी विशाल स्वर्ण पुतली उस अंगरक्षक को उलझाए रखेगी और वह खुद राजकुमार का अंत कर देगा। परंतु अर्जुन को यह नहीं पता था कि हुआ राजकुमार यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि अर्जुन को मारने के लिए छाया भवन के हत्यारे पूर्वी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। राजकुमार भी इस बात से अनजान था कि जैसे ही उसने पूर्वी क्षेत्र में कदम रखा, अर्जुन को इसकी खबर मिल चुकी थी। दोनों एक दूसरे की मौत चाहते थे, पर कोई भी अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देख पा रहा था। जब अर्जुन श्वेत मृग संस्थान से बाहर निकला, कोई उसकी निगरानी कर रहा था। सड़क पर एक साधारण सी बगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका सारथी बहुत ही आम दिख रहा था, जो सिर झुकाए घोड़े को हाँक रहा था। स्वर्ण प्रांत की सड़कों पर ऐसी बगियां आम थीं, इसलिए अर्जुन का ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन उस सारथी के बगल में एक और आकृति चल रही थी, जिसने अपनी पीठ पर एक प्राचीन तलवार बांध रखी थी और चेहरे पर चांदी का मुखौटा पहन रखा था। यह मेरा मिशन है। सारथी ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आवाज सीधे उस मुखौटे वाले व्यक्ति के कानों में पड़ी। मैं जानता हूं, मुखौटे वाले ने शांति से जवाब दिया। वह सिल्वर स्नैक के नाम से जाना जाने वाला हत्यारा था। अगर जानते हो तो अपना काम करो, बीच में मत आओ, सारथी ने ठंडे स्वर में कहा। वह आकाशीय अपंग समूह का मुखिया था। मैं तुम्हारा इनाम नहीं लूंगा, सिल्वर स्नैक ने कहा, पर अभी हमला मत करो। इंतजार करो जब तक वह तुम्हारे नियोक्ता एम्प्लॉयर को न ढूंढ ले। इससे तुम्हें एक अतिरिक्त सहायक मिल जाएगा। सारथी का कलेजा कांप गया। नियोक्ता की जानकारी गुप्त होती है, फिर इस सिल्वर स्नैक को कैसे पता कि उसे काम किसने दिया है? क्या इसका भी अर्जुन से कोई पुराना हिसाब है? अपमान और अभिमान। पूर्वी क्षेत्र के एक आलीशान रेस्तरां में हुआ राजकुमार शराब पी रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि जल्द ही उसके कटे हुए हाथ का बदला पूरा हो जाएगा। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक युवती पर पड़ी। वह लाल रंग के वस्त्रों में थी और भला की खूबसूरत थी। उसकी कोमल त्वचा और कुलीन हाव भाव बता रहे थे कि वह किसी बड़े घराने की राजकुमारी है। मैं हुआ राजकुमार हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, देवी? उसने मुस्कुराकर पूछा, हालांकि एक हाथ न होने का दर्द उसके दिल में टीस मार गया। युवती ने उसे तिरस्कार से देखा। हुआ वंश का छोटा राजकुमार, एक हाथ कटने के बाद भी तुम्हारी बदतमीजी कम नहीं हुई। राजकुमार का चेहरा तमतमा उठा। इतना अहंकार, आप हैं कौन? शू रूपवती शू रुअन्यू, युवती ने बेरुखी से कहा। राजकुमार ठिठक गया। ये शू परिवार की बेटी थी, जिसकी सगाई नक्षत्र मंडप के यशवर्धन यांगफैन से होने वाली थी। यशवर्धन जैसे दिग्गज का नाम सुनते ही राजकुमार का घमंड चूर हो गया, पर मन ही मन वह उसे अपमानित करने के सपने देखने लगा। तीसरी आंख का प्रहार। उसी समय रेस्तरां के ठीक सामने वाली सराय में एक युवक बांस की टोपी पहने बैठा था। यह अर्जुन था। उसकी तीसरी आंख, थर्ड आइट से निकलने वाला प्रकाश टोपी के नीचे छिपा था, पर उसकी बोध क्षमता पूरे इलाके में फैल चुकी थी।
उसने देखा कि दूर से वही बगी आ रही है। उसे कुछ अजीब लगा, वह बगी उसका पीछा कर रही थी। सारथी एक आकाशीय शक्ति का योद्धा था और मुखौटे वाला 9वें स्तर पर। बगी के भीतर 3 और लोग छिपे थे। तभी नव्या कंगा चुपचाप अर्जुन के बगल में आकर बैठ गई। वह समझ गई थी कि अर्जुन खतरे में है। अर्जुन ने अपना ध्यान फिर से हुआ राजकुमार पर लगाया। उसने देखा कि राजकुमार शूरूपवती को गंदी नजरों से देख रहा है। धूम! अचानक अर्जुन ने अपनी मानसिक शक्ति से एक सफेद बिजली जैसा प्रहार राजकुमार के मस्तिष्क पर किया। राजकुमार का सिर चकरा गया और वह दर्द से कराह उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। राजकुमार! उसके अंगरक्षक ने उसे संभाला। राजकुमार को लगा मानो कोई आदिम दैत्य उसके दिमाग को कुचल रहा हो। यह मेरी भूल थी। मैं नहीं जानता मैंने किस वरिष्ठ सीनियर का अपमान किया है, राजकुमार चिल्लाया। उसे लगा कि इतनी दूर से मानसिक हमला केवल कोई आकाशीय शक्ति का महान योद्धा ही कर सकता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका काल अर्जुन ठीक सामने वाली सराय में बैठा उसे देख रहा है। अर्जुन ने हुआ राजकुमार को मानसिक रूप से तोड़ दिया है, पर असली खतरा वह बगी है जो अर्जुन को घेरने वाली है। क्या अर्जुन इन हत्यारों और राजकुमार के अंगरक्षक से एक साथ लड़ पाएगा? और वह चांदी के मुखौटे वाला रहस्यमयी सिल्वर स्नैक कौन है? अध्याय 296 अंतरिक्ष शक्ति। रेस्तरां में मौजूद लोग हुआ राजकुमार हुआ शाओयुन की दर्दनाक चीख सुनकर सन्न रह गए और उसके अंगरक्षक की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। उसे एहसास हो गया था कि उसका शक सही था, कोई वास्तव में उन पर नजर रख रहा था और उसने सीधे राजकुमार की चेतना कॉन्शियसनेस पर प्रहार किया था। परंतु रेस्तरां में कोई भी व्यक्ति असामान्य व्यवहार नहीं कर रहा था, जिसका अर्थ था कि हमलावर रेस्तरां में था ही नहीं, फिर भी वह इतनी दूर से किसी के मस्तिष्क पर हमला कर सकता था। इस तकनीक ने अंगरक्षक को चौकन्ना कर दिया। शूरूपवती शूरुअन्यू की सुंदर आंखों में भी आश्चर्य के भाव थे। ये हमला निश्चित रूप से रेस्तरां के भीतर से नहीं आया था। हुआ राजकुमार दर्द से कराह उठा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में एक प्राचीन विशाल दैत्य की परछाई पागलों की तरह तांडव कर रही थी, जो उसकी इच्छाशक्ति को कुचल देना चाहती थी। राजकुमार की शक्ति चुदेश के मुकाबले थोड़ी बड़ी थी, पर वह अभी भी सिर्फ शक्ति भवन के 5वें स्तर पर था और उसका मानसिक बल बहुत कमजोर था। चलो यहाँ से। अंगरक्षक ने राजकुमार को पकड़ा और आसमान की ओर उड़ गया। रेस्तरां की छत एक धमाके के साथ टूट गई। उसे राजकुमार को यहाँ से ले जाना ही था, वरना राजकुमार का मस्तिष्क पूरी तरह नष्ट हो जाता और वह जीते जी एक जिंदा लाश इडियट बन जाता। शूरूपवती ने शून्य वॉइड रेल्म की ओर देखा और वह भी बिजली की तरह उनके पीछे आसमान में उड़ी। वह देखना चाहती थी कि आखिर इतनी दूर से मानसिक प्रहार करने वाला योद्धा कौन है। जैसे ही राजकुमार का अंगरक्षक बाहर निकला, आसमान से एक बर्फीली तलवार की धार नीचे आई। ये काले वस्त्रों में लिपटी एक आकृति थी, जिसकी आंखें इंसानी नहीं बल्कि किसी बेजान मशीन जैसी लग रही थीं। कौन हो तुम? अंगरक्षक दहाड़ा। उधर अर्जुन की इन्वेंशन बहुत झुंझलाया हुआ था। वह अपनी तीसरी आंख से राजकुमार पर लगातार हमला कर रहा था, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वही बगी और उसके भीतर छिपे हत्यारे उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मरो! अर्जुन ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति राजकुमार के दिमाग में झोंक दी। राजकुमार पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वह अब और ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही अर्जुन राजकुमार को खत्म करने वाला था, उन हत्यारों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति मार्शल विल से अर्जुन के शरीर को जकड़ लिया। अर्जुन का शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया। अर्जुन ने सिर उठाया, उसकी तीसरी आंख बंद हो चुकी थी। तभी सारथी हत्यारा बिजली की गति से उसकी ओर लपका। एक खौफनाक मारक मंशा किलिंग इंटेंट अर्जुन पर केंद्रित थी। तभी नव्या कंगा अर्जुन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। नव्या के शरीर से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकली और पल भर में अर्जुन की जकड़न खत्म हो गई। नव्या ने अपनी हथेली लहराई, एक कमल लोटस खिला जिसने सारथी के वार को रोका और वह अर्जुन को लेकर आसमान में उड़ गई। अंतरिक्ष बोध स्पेशल कॉन्सेप्ट। इतनी कम उम्र में इस शक्ति पर अधिकार। सारथी हत्यारा दंग रह गया। अंतरिक्ष बोध एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली इच्छा शक्ति है। नव्या ने अपने चारों ओर एक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्पेस बना लिया था जिसने हत्यारे के मानसिक हमले को काट दिया था। इस हलचल ने राजकुमार का ध्यान खींचा। जैसे ही अर्जुन का मानसिक हमला रुका, राजकुमार ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। अर्जुन! हुआ राजकुमार का कलेजा कांप उठा। इसे मार डालो, अभी के अभी इसे मार डालो! वह पागलों की तरह चीखा। वह समझ गया कि हमला करने वाले वही हत्यारे हैं जिन्हें उसने काम पर लगाया था। आसमान में युद्ध छिड़ चुका था। आकाशीय अपंग हेवनली क्रिपल समूह के 4 योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया था। नव्या ने अपनी रक्षात्मक कलाओं से अर्जुन को घेरे रखा था, पर हमलावर चारों तरफ से टूट रहे थे। एक विशाल अजगर पाइथन अपना जबड़ा खोले अर्जुन को निगलने के लिए बढ़ा। नव्या की आंखों के भाव बदले। उसके पैरों के नीचे से एक विशाल सुनहरा कमल खिला, जिसने पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। मैं इन्हें संभाल लूंगी, नव्या ने मधुर पर ठंडे स्वर में कहा। उसने अर्जुन को उस सुनहरी रोशनी के घेरे से बाहर सुरक्षित भेज दिया और खुद उन 2 आकाशीय शक्ति वाले हत्यारों से भिड़ गई। अंतरिक्ष की शक्ति। नव्या की प्रतिभा कितनी महान है, अर्जुन ने बुदबुदाया। पर अब उसे खुद को संभालना था। बगी से निकले 2 अन्य हत्यारे उसके सामने आ चुके थे। एक 8वें स्तर पर था और दूसरा 6ठे स्तर पर। दोनों अर्जुन के लिए काल बनकर खड़े थे। अर्जुन!
तुम अब नहीं बचोगे। हुआ राजकुमार नीचे से नफरत से चिल्लाया। राजकुमार का अंगरक्षक अर्जुन की पुतली से उलझा हुआ था, इसलिए वह राजकुमार को छोड़कर नहीं जा सकता था। यही अर्जुन है? शूररूपवती ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी नजरें अर्जुन पर जमी थीं। उसे याद आया कि यशवर्धन ने कहा था कि उसके चाचा रुद्रजूषा को इसी युवक ने मारा था। हाँ, यही वह नीच है। क्या आपका इससे कोई हिसाब है? राजकुमार ने पूछा। शूररूपवती ने राजकुमार को तिरस्कार से देखा और कहा, हुआ खानदान के राजकुमार, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। खुद में दम नहीं तो हथियारों का सहारा ले रहे हो। राजकुमार का चेहरा अपमान से तमतमा उठा, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। नव्या ने मुख्य हथियारों को अपने अंतरिक्ष कमल में कैद कर लिया है, पर अर्जुन के सामने अब भी दो खूंखार शिकारी खड़े हैं। क्या अर्जुन अपनी नई आकाशभेदी उंगली से उन्हें धूल चटा पाएगा? और शूररूपवती का अगला कदम क्या होगा? अध्याय 297 क्रूर युद्ध। आकाशीय अपंग समूह के 4 सदस्यों में से 2 आकाशीय शक्ति टियंगांग के योद्धा थे और 2 शक्ति भवन कॉमैंशन के। वे 2 शिष्य अब अर्जुन की इन्वेंशन को चारों ओर से घेरे हुए थे। चतुर्थ श्रेणी का दिव्य अस्त्र। शक्ति भवन के 8वें स्तर वाले शिष्य ने अर्जुन के हाथ में मौजूद काली बर्छी को लालच भरी नजरों से देखा। एक चतुर्थ श्रेणी का अस्त्र उनके लिए विलासिता थी और एक पुतली तो उनके सपनों से परे थी। पर उन्हें लगा कि आज अर्जुन को मारकर वे ये सब हासिल कर लेंगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। 8वें स्तर के योद्धा की इच्छा शक्ति जागृत हुई। उसने पृथ्वी तत्व की शक्ति को सिद्ध किया था। पलक झपकते ही अर्जुन को लगा मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस रही हो। उसका पूरा शरीर 8 गुना भारी हो गया। अर्जुन के भीतर का प्राचीन नक्षत्र जीव रक्त गरज उठा। उसने अपनी आसुरी ऊर्जा डेमोनिक चीत से उस भारीपन को संतुलित करने का प्रयास किया। धूम। 8वें स्तर का योद्धा बिजली की गति से आगे बढ़ा, उसके हाथ में एक भारी भाला था। अर्जुन ने अपनी बर्छी तानी। दोनों अस्त्रों के टकराते ही एक भयानक कंपन हुआ जिसने अर्जुन के आंतरिक अंगों को झकझोर दिया। उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकली। 8वें और 4थे स्तर के बीच नक्षत्र शक्ति स्टार ओरिजिन पावर का अंतर बहुत बड़ा था। अगर अर्जुन का शरीर इतना मजबूत न होता तो वह एक ही वार में ढेर हो जाता। तभी 6ठे स्तर का दूसरा हत्यारा एक साए की तरह अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ा। उसके हाथ किसी डरावने पंजे गोस्टली क्लॉ की तरह लग रहे थे। मौत का खेल। अर्जुन ने अपनी उंगली काटकर यमराज शिला येलो स्प्रिंग स्टोन टैबलेट पर अपना रक्त छिड़का। शिला हवा में उड़ी और 8वें स्तर के योद्धा के वार को रोक दिया। उसी पल अर्जुन की नजरें 6ठे स्तर के हत्यारे से टकराईं। निद्रा, स्लंबर। अर्जुन की मानसिक इच्छा शक्ति ने प्रहार किया। हत्यारे की आंखें झपकने लगीं और उसे अचानक सुस्ती महसूस हुई। उसके खूनी पंजे अर्जुन के गले के बजाय उसके कंधे पर जा लगे। अर्जुन की बांह अब काले आसुरी शल्कों डेमोनिक स्केल्स से ढकी थी। पंजे टकराए, शल्क टूटे और खून निकला, पर अर्जुन की बर्छी उस हत्यारे के गले के पार निकल गई। खचाक। हत्यारा वहीं ढेर हो गया। दूर खड़ी शूररूपवती दंग रह गई। उसने देखा कि अर्जुन का शरीर अब इंसानी कम और किसी डरावने जीव जैसा अधिक लग रहा था। आखिरी दांव। अनुज। 8वें स्तर का योद्धा गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी पृथ्वी कवच अर्थ आर्मर जागृत की और अर्जुन पर टूट पड़ा। अर्जुन 8 गुना गुरुत्वाकर्षण के कारण भाग नहीं सकता था। उसने अपनी गरुड़ पंख कुनपेंग विंग्स फैलाए और खुद को आसुरी ऊर्जा के घेरे में बंद कर लिया। धूम। भारी भाले ने अर्जुन के पंखों को चीर दिया और उसके सीने के बाईं ओर जा घुसा, हृदय से महज कुछ इंच दूर। अर्जुन की आंखों में काल नाच उठा। जैसे ही उसके पंख फटे, उसने अपनी बर्छी पूरी ताकत से हत्यारे की ओर फेंक दी। काली रोशनी ने आसमान को निगल लिया। हत्यारे ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे से यमराज शिला ने उसे जोरदार टक्कर मारी। पच। वह काली बर्छी हत्यारे के माथे के बीचों बीच जा धंसी। एक खौफनाक धमाका हुआ और हत्यारे का शरीर चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गया। अर्जुन ने अपने सीने से भाला बाहर निकाला। उसका सफेद कुर्ता अब खून से लाल हो चुका था। वह बुरी तरह हौंफ रहा था, पर उसकी नजरें अभी भी बर्फीली थीं। नया संकट, सिल्वर स्नैक और शूररूपवती। उधर हुआ राजकुमार का अंगरक्षक अर्जुन की पुतलियों से घिरा था। तभी वह चांदी के मुखौटे वाला हत्यारा सिल्वर स्नैक हरकत में आया। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसने अर्जुन की तृतीय श्रेणी की एक पुतली के 2 टुकड़े कर दिए। तुम तो अब निश्चित रूप से मरोगे। शूररूपवती धीरे से चलकर अर्जुन के पास आई। उसके लाल वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी नक्षत्र आत्मा से आग की लपटें निकल रही थीं। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, है ना? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा तुम्हें जानना ही काफी है। तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो क्यों न मेरे हाथों मरो। रूपवती ने अपनी अग्नि आत्मा जागृत की। वह नक्षत्र मंडल के यशवर्धन की मंगेतर थी और अपने चाचा रुद्र की मौत का बदला लेना चाहती थी। तुम्हें लगता है कि तुमने अर्जुन को कोने में दबा लिया है। अर्जुन की आसुरी ऊर्जा फिर से भड़क उठी। तुम्हारी नक्षत्र शक्ति अब खत्म हो चुकी है। उस चतुर्थ श्रेणी के अस्त्र को चलाने की ताकत अब तुम में नहीं बची, रूपवती ने गर्व से कहा। उसे पूरा विश्वास था कि घायल अर्जुन अब उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अर्जुन लहूलुहान है और उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। सामने सिल्वर स्नैक जैसा घातक तलवारबाज और शूररूपवती जैसी शक्तिशाली योद्धा खड़ी है। क्या अर्जुन इस घेरेबंदी से निकल पाएगा? और क्या उसकी आकाशभेदी उंगली अभी भी काम करेगी? अध्याय 298 पागलपन। अपनी अद्भुत रिकवरी के बावजूद क्या तुम्हारे घाव तुम्हें दर्द नहीं दे रहे?
शूरूपति शूरुअन्यु ने अर्जुन की इन्वेंशन के सीने की ओर देखा। वह भाला अगर थोड़ा और सटीक होता या अर्जुन उसे मारने में जरा भी देर करता तो अब तक उसकी जान जा चुकी होती। हालांकि अर्जुन की जीवन शक्ति वाकई जबरदस्त थी। उसके भीतर का प्राचीन रक्त गरज रहा था जिसने खून के बहाव को रोक दिया था। अर्जुन ने अपने हाथ में मौजूद चतुर्थ श्रेणी की उस भारी बर्छी को देखा। अपनी वर्तमान स्थिति में इसे चलाना उसके शरीर पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था। एक विचार के साथ अर्जुन ने उस बर्छी को गायब कर दिया जिससे रूपवती क्षण भर के लिए ठिठक गई। रूपवती ने अर्जुन की ओर एक अहंकारी मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम क्यों मर रहे हो। रुद्र जिसे तुमने मारा था वह मेरे चाचा थे। दहाड़ तभी दूर से एक गरज सुनाई दी। रूपवती ने मुड़कर देखा, एक खूंखार नक्षत्र जीव पागलों की तरह उनकी ओर बढ़ा आ रहा था। उस जीव की पीठ पर कई योद्धा सवार थे जिनमें से एक को उसने पहचान लिया। वह नियति सूची का दिग्गज श्वेतवीर बाई लुजिंग था। पास ही खड़े उस नकाबपोश तलवारबाज सिल्वर स्नैक ने, जिसने अर्जुन की पुतलियों को नष्ट किया था, स्थिति को बिगड़ते देखा। उसे लगा था कि वह आराम से अर्जुन को मरते देखेगा, पर अब उसे खुद मैदान में उतरना पड़ा। रूपवती अकेले श्वेतवीर को नहीं संभाल सकती थी। हवा में तलवारों की तीखी गूंज फैल गई। पलक झपकते ही नकाबपोश हवा में उड़ा और उसने शून्य से एक प्रहार किया। श्वेतवीर भी बिजली की तरह आसमान में पहुंचा। उसकी सात घातक नक्षत्र आत्मा जागृत हुई और दोनों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। आप कौन हैं मान्यवर? श्वेतवीर ने चिल्लाकर पूछा, पर नकाबपोश चुप रहा। उसने अपनी नक्षत्र आत्मा भी प्रकट नहीं की ताकि कोई उसकी पहचान न जान सके। रूपवती जल्दी करो, नकाबपोश ने वीर को उलझाते हुए चिल्लाकर कहा। हर्ष और भीम का प्रहार। रूपवती ने सिर हिलाया और उसकी अग्नि इच्छा फ्लेम विल भड़क उठी। अर्जुन को लगा मानो उसका शरीर जलने वाला हो। इस औरत का शरीर तो वाकई गजब का है, काफी ठोस। हर्ष फैनलर धीरे से बुदबुदाया। रूपवती की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। हर्ष को कोई परवाह नहीं थी, वह तिरछी नजरों से उसके अंगों को ताक रहा था, जिससे रूपवती के चारों ओर की लपटें और भी हिंसक हो गईं। तुम मौत को दावत दे रहे हो, रूपवती चिल्लाई और उसने अपनी कोमल हथेली से प्रहार किया। आग का एक विशाल पंजा अर्जुन, हर्ष और भीम छू मैंग की ओर बढ़ा। अर्जुन की आकाश हथौड़ा और निद्रा स्वप्न आत्माएं जाग उठीं। उसने अपनी नक्षत्र आत्माओं का रंग छिपा रखा था, फिर भी उसका प्रभाव जबरदस्त था। उसका शरीर आसुरी ऊर्जा डेमोनिक चीत से भर गया। उसने हवा में हजारों मुद्रणों का जाल बुना जिसने आग के पंजे को रोक लिया। भाई भीम, जला डालो। हर्ष का राज अग्नि, रक्त उबला और सुनहरी लपटें भीम के शरीर में समा गईं। भीम ने दहाड़ लगाई और अपने धनुष से 3 बाण छोड़े जो विस्फोटक शक्ति के साथ रूपवती की ओर बढ़े। रूपवती ने अपनी देह पर अग्नि कवच फ्लेम आर्मर बना लिया। धूम। भीम के बाणों की शक्ति ने रूपवती को पीछे धकेल दिया। अर्जुन हवा में स्थिर था, मानो किसी बहुत बड़े प्रहार की तैयारी कर रहा हो। अर्जुन के शरीर के भीतर उसकी शक्ति भवन कॉमैंशन की ऊर्जा तेजी से सुलग रही थी। उसके पास चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण उकेरने का समय नहीं था, पर उसने अपनी तृतीय श्रेणी की संचित ऊर्जा को एक ही झटके में छोड़ने का फैसला किया। ये आत्मघाती तरीका था क्योंकि इसमें उसकी सारी नक्षत्र शक्ति खत्म हो सकती थी, पर अभी और कोई रास्ता नहीं था। प्रतिशोध का भंवर। हर्ष अपनी मानसिक शक्ति से भीम के बाणों की दिशा हवा में ही बदल रहा था। रूपवती पागलों की तरह संघर्ष कर रही थी। हर्ष के बाण जानबूझकर उसके शरीर के संवेदनशील हिस्सों को निशाना बना रहे थे, जिससे वह शर्म और गुस्से से लाल हो रही थी। तभी पीछे से एक रोशनी आई। ये नक्षत्र मंडप का यशवर्धन यांगफैन था। उसने आते ही अपनी नक्षत्र हथेली से अर्जुन पर हमला किया। धूम। अर्जुन के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह दूर जा गिरा। यशवर्धन ने अगले ही पल हर्ष और भीम को भी एक ही प्रहार में धूल चटा दी। नियति सूची के योद्धाओं के सामने ये अभी बहुत कमजोर थे। वापस आओ। अर्जुन ने अपनी विशाल तलवार पुतली को यशवर्धन की ओर भेजा। उधर हुआ राजकुमार ने अपने अंगरक्षक से कहा, जाओ उसे अभी मार डालो। अंगरक्षक अर्जुन की ओर बढ़ा, पर अर्जुन खुद जमीन से उठा और रूपवती की ओर झपटा। उसकी आंखों में काल का साया था। रूपवती ने सोचा कि घायल अर्जुन आसान शिकार होगा। उसने अपनी पूरी ऊर्जा हथेलियों में समेट ली जो उबलते लावा की तरह लाल थी। तुम मरने वाले हो, रूपवती चिल्लाई, पर उसी पल अर्जुन के शरीर से हजारों वध तलवारें, सॉर्ड्स ऑफ स्लॉटर और डरावने गिद्धों की परछाइयां निकली जिन्होंने आसमान को ढक लिया। यमराज शिला ने आसमान से रूपवती को दबा दिया। रूपवती का सुरक्षा कवच कांच की तरह टूट गया। अचानक अर्जुन का खून रूपवती के चेहरे पर गिरा। रूपवती ने आंखें मूंद लीं। अगले ही पल अर्जुन की मजबूत हथेलियों ने सीधे रूपवती के सीने पर प्रहार किया और उसे जकड़ लिया। क्या तुम साथ मरना चाहती हो? अर्जुन की बर्फीली आवाज रूपवती के दिमाग में गूंजी। उसने एक के बाद एक कई प्रहार रूपवती के शरीर पर किए जिससे वह निढाल हो गई। उसे छोड़ दो, यशवर्धन दहाड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने रूपवती को बंधक बना लिया था। बाहर से देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन ने रूपवती को गले लगा रखा है, पर असलियत में वह उसकी जान मुट्ठी में लिए खड़ा था। तुम रणविजय जानचैन हो। तभी हवा में लड़ रहे श्वेतवीर की आवाज गूंजी। उसने नकाबपोश तलवारबाज की पहचान कर ली थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। यशवर्धन हुआ राजकुमार रणविजय। स्वर्ण प्रांत की पूरी ताकत उसके खिलाफ खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खौफनाक मुस्कान थी। तो स्वर्ण प्रांत के लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है,
तो फिर अब अर्जुन का असली रूप देखो। अर्जुन ने शू रूपवती को बंधक बना लिया है और यशवर्धन गुस्से से पागल है। क्या अर्जुन इस स्थिति से जीवित निकल पाएगा? और क्या रणविजय का नकाब पूरी दुनिया के सामने उतर जाएगा? अध्याय 299, केवल तुम्हें मारने के लिए। रणविजय जानचैन औषध राजमहल का दिग्गज। यशवर्धन यांगफैन नक्षत्र मंडप का गौरव। हुआ राजकुमार हुआ शाओयुन, जिसका अपना कोई वजूद नहीं था, पर जिसका बड़ा भाई हुआ महाकाल हुआ टैक्सु नियति सूची में प्रथम स्थान पर था। ये सभी लोग अर्जुन की इन्वेंशन के खून के प्यासे थे। रणविजय अपना राज छिपाना चाहता था। यशवर्धन के लिए अर्जुन को मारना एक मामूली खेल था और हुआ राजकुमार अपना प्रतिशोध चाहता था। जब पूरा स्वर्ण प्रांत ही मेरा दुश्मन बन चुका है, तो अब डर कैसा? अर्जुन ने ऊपर आसमान में बढ़ते हुए हुआ राजकुमार के अंगरक्षक को देखा और उपहास किया। अगर चाहते हो कि यह युवती जीवित रहे तो अपनी जगह पर स्थिर रहो। इसके मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? अंगरक्षक ने ठंडे स्वर में कहा। ये तुम यशवर्धन को समझाओ, अर्जुन ने कुटिलता से कहा। अंगरक्षक तुरंत ठिठक गया। यदि अर्जुन ने यशवर्धन की मंगेतर को मार दिया तो यशवर्धन अर्जुन को तो नहीं छोड़ेगा, पर वह अपना गुस्सा इस अंगरक्षक पर भी उतार सकता था। नक्षत्र मंडप के कोप से बचना एक साधारण आकाशीय शक्ति रक्षक के बस की बात नहीं थी। इसे छोड़ दो और हम पिछला सब भूल जाएंगे, यशवर्धन ने बर्फीले स्वर में कहा। तुमने युद्ध शुरू किया और अब तुम बराबरी की बात करते हो। अर्जुन की नजरें यशवर्धन पर जमी थीं। शू रूपवती शू रुअन्यू को छोड़ना। अभी तो सवाल यह था कि क्या वह खुद स्वर्ण प्रांत से जिंदा बाहर निकल पाएगा। ऐसे में वह अपने शत्रुओं पर भरोसा कैसे कर सकता था? मक्खन, इधर आओ, अर्जुन ने पुकारा और वह नन्हा जीव तुरंत हर्ष और भीम को लेकर अर्जुन के पास पहुंच गया। मुझे छोड़ो, नीच। शू रूपवती गुस्से और अपमान से तड़प रही थी। अर्जुन ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। देवी, आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं। अर्जुन ने रूपवती के शरीर पर एक और प्रहार किया जिससे वह दर्द से कराह उठी। आप मेरी जान लेना चाहती थी, तो अब मजाक छोड़िए। यशवर्धन की आंखें गुस्से से काली पड़ गई थीं। उसकी मंगेतर का इस तरह अपमान। राज का खुलासा। अर्जुन ने शून्य में लड़ रहे नकाबपोश तलवारबाज को देखा और मुस्कुराया। यशवर्धन, तुम अपनी मंगेतर के लिए इतने परेशान हो, कम से कम तुम रणविजय से तो बेहतर हो। जैसे ही अर्जुन के शब्द गूंजे, नकाबपोश तलवारबाज सिल्वर स्नैक बिजली की गति से नीचे झपटा। श्वेतवीर ने उसे फिर से रोक लिया। तो तुम वाकई रणविजय ही हो? अर्जुन ने ठहाका लगाया। रणविजय, उस मुद्रण गुफा में तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम जाल पार कर सको। तुमने अपनी प्रेमिका को एक ऐसी दवा खिलाई जिसने उसकी शक्ति तो बढ़ा दी, पर उसे तुम्हारा गुलाम बना दिया। तुमने उसे बलि का बकरा बनाया और वह बेचारी तुम्हारी वजह से मारी गई। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और अब तुम अपना राज छिपाने के लिए मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम बहुत जल्दी में नहीं हो? मैदान में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। क्या रणविजय ने सच में अपनी प्रेमिका की हत्या की थी? रणविजय अब और अधिक पागल हो गया, पर वह चाहकर भी अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। यदि वह अब अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करता तो उसकी नक्षत्र आत्मा से सब उसे पहचान लेते। वह अर्जुन को मारना चाहता था, पर उसके हाथ बंधे थे। रणविजय, अगर भविष्य में तुमने श्वेतवीर पर हमला किया तो यह साबित हो जाएगा कि आज यहाँ तुम ही थे, अर्जुन ने आग में घी डालते हुए कहा। रणविजय अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसने सोचा था कि नकाब पहनकर वह आसानी से अर्जुन को मिटा देगा, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। हुआ राजकुमार का अंत। अर्जुन, तुम आज नहीं बचोगे। हुआ राजकुमार चिल्लाया। अर्जुन ने उस तरफ देखा जहां नव्या कंगर लड़ रही थी। नव्या ने आकाशीय अपन समूह की उस महिला योद्धा को मार गिराया था, पर इसके बदले में अर्जुन की स्वर्ण पुतली नष्ट हो गई थी। अब केवल एक ही हत्यारा सारथी बचा था। तुम यहाँ से निकलो, नव्या की मधुर आवाज गूंजी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अर्जुन ने कहा। गुरु माँ ने मुझे रक्षा कवच दिया है, मुझे कुछ नहीं होगा, नव्या ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें सामने खड़े हुआ राजकुमार पर गड़ाई। जाने से पहले एक हिसाब चुकता करना है। हर्ष और भीम ने अपने धनुष तान लिए। हुआ राजकुमार का अंगरक्षक घबराकर उसे पीछे खींचने लगा। नव्या ने अपनी अंतरिक्ष शक्ति से उनके पीछे एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। तुम पागल हो गए हो, राजकुमार चिल्लाया। अंगरक्षक ने अर्जुन की दूसरी पुतली पर वार किया, जिससे वह पुतली एक भयानक धमाके के साथ फट गई। उस धमाके से निकले तीखे टुकड़ों ने अंगरक्षक की बांह काट दी। उसी पल अर्जुन की तीसरी आंख से एक दिव्य ज्योति निकली जिसने राजकुमार के मस्तिष्क को सुन्न कर दिया। हुआ राजकुमार, अर्जुन की दहाड़ गूंजी। राजकुमार ने आंखें उठाईं और देखा कि अर्जुन की उंगली उसकी ओर उठी हुई है। पूरे आसमान में काली आसुरी ऊर्जा छा गई। मैं स्वर्ण प्रांत केवल तुम्हें मृत्युदंड देने आया था। राजकुमार का दिमाग खाली हो गया। उसे सिर्फ वह बर्फीली आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश भेदी उंगली, सेवरिंग स्काई फिंगर। अर्जुन की उंगली से निकली वह मारक शक्ति सीधे राजकुमार के मस्तक के पार निकल गई। राजकुमार की आंखें पथराई रह गईं और वह वहीं ढेर हो गया। मोहिनी मो कंचेंग के अपमान का बदला अर्जुन ने ले लिया था। चुदेश से स्वर्ण प्रांत तक का उसका सफर आज पूरा हुआ। विदाई। राजकुमार का अंगरक्षक लहूलुहान होकर अपनी जान बचाकर भाग निकला। अर्जुन की सारी पुतलियां नष्ट हो चुकी थीं और वह खुद भी बुरी तरह घायल था। यशवर्धन अर्जुन के पीछे लपका। अभी भी तुमने उसे छोड़ा नहीं है। अगर पीछा किया तो तुम्हारी मंगेतर की लाश मिलेगी। अगर रुक गए तो मैं वादा करता हूं कि उसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन की आवाज हवा में गूंजी।
श्वेतवीर ने बीच में आकर यशवर्धन को रोका। मैं अर्जुन के मित्र के नाते गारंटी देता हूं कि रूपवती सुरक्षित लौट आएगी। यशवर्धन ठिठक गया। रणविजय भी वहां से चुपचाप ओझल होने लगा। उसका राज अब एक घाव बन चुका था। अर्जुन नव्या, हर्ष और भीम के साथ सुरक्षित निकल गया। आज का युद्ध विनाशकारी था, पर अर्जुन ने वह कर दिखाया जिसके लिए वह यहाँ आया था। हुआ वंश का राजकुमार अब इतिहास बन चुका था। अर्जुन ने अपने सबसे बड़े शत्रु का अंत कर दिया है, पर अब वह पूरे स्वर्ण प्रांत की नजरों में एक अपराधी है। क्या वह स्वर्ण प्रांत से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा? और मोहिनी को जब इस खूनी खेल का पता चलेगा तो उसका क्या रुख होगा? अध्याय 300, नियति सूची पर नजर। यशवर्धन यांगफैंग ने पीछा नहीं किया। उसे पता था कि अर्जुन की इन्वेंशन को मारने का मौका फिर मिलेगा। श्वेतवीर और श्वेता अर्जुन के मित्र थे और वे उसकी पहुंच से बाहर नहीं थे। यशवर्धन को विश्वास था कि अर्जुन उसकी मंगेतर शूरूपति शूरुअन्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन भी अब निश्चिंत था। उसने स्वर्ण प्रांत वैंगजू सिटी में वह सब कर लिया था जिसके लिए वह आया था। हुआ राजकुमार मारा जा चुका था और श्वेत मृग संस्थान अब उसके अस्तित्व से परिचित था। उसे औषध राजमहल या नक्षत्र मंडप की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन जैसे विशाल साम्राज्यों के लिए युवाओं के आपसी झगड़े बहुत छोटी बात थे। उसके लिए असली खतरा अब हुआ परिवार था, क्योंकि राजकुमार की मौत का बदला लेने के लिए उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई हुआ महाकाल हुआ टैक्सू, जो नियति सूची में प्रथम स्थान पर था, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। स्वर्ण प्रांत अब उसके रहने लायक जगह नहीं रह गई थी। वे तेजी से वहां से निकल गए। मक्खन, लिटिल गाय की गति अब अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वे स्वर्ण प्रांत की सीमाओं को पार करते हुए सुदूर पूर्व की ओर बढ़ चले। बादलों के बीच से अर्जुन ने उस प्राचीन शहर को अंतिम बार देखा। आर्यावर्त साम्राज्य ग्रेट शियर डायनेस्टी में लाखों शहर थे और उन सब में 9 प्रांत के शहर शिखर पर थे। उसने इस शहर पर जो छाप छोड़ी थी वह शायद बहुत छोटी थी, क्योंकि यहाँ आकाशीय शक्ति वाले दिग्गजों की हलचलें कहीं अधिक ध्यान आकर्षित करती थीं। परंतु उस दिन अर्जुन द्वारा कहे गए शब्दों ने औषध राजमहल के भीतर एक भूकंप ला दिया था। हर शिष्य रणविजय जानचैन के राज के बारे में चर्चा कर रहा था। जैसा कि अर्जुन ने सोचा था, रणविजय ने सब कुछ नकार दिया और अपनी गुरु मां लोहा लुओही से कहा कि उसकी शिष्या की मौत में अर्जुन का हाथ है। मोहिनी का संकल्प। ये सारी चर्चा अंततः मोहिनी मो कैंगचेंग के कानों तक पहुंची। उसने अर्जुन के बारे में हर एक जानकारी जुटाई। उसने क्या क्या सहा और क्या क्या बलिदान दिया। औषध राजमहल की उन 99 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मोहिनी के पैर भारी थे। उसकी सुंदर आंखों में आंसू भरे थे। उसे अभी अभी पता चला था कि अर्जुन सिर्फ उसे न्याय दिलाने के लिए स्वर्ण प्रांत आया था। मैं स्वर्ण प्रांत केवल एक ही उद्देश्य से आया था, तुम्हें राजकुमार को मृत्युदंड देने के लिए। दूसरों के लिए यह महज एक वाक्य हो सकता था, पर मोहिनी के लिए यह उसके प्रति अर्जुन के असीम प्रेम का प्रमाण था। वह जो देश से हजारों मील दूर यहाँ सिर्फ उसके अपमान का बदला लेने आया था। महल के भीतर मोहिनी के सामने उसकी गुरु मां लोहा, रणविजय और उसके गुरु खड़े थे। अनुजा आ गई। रणविजय मोहिनी को देखकर मुस्कुराया, पर मोहिनी की बर्फीली नजर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। गुरु मां, क्या आप जानती हैं कि वह चतुर्थ श्रेणी का सम्राट कौन है जिसकी रणविजय बात कर रहा है? मोहिनी ने लोहा से पूछा। मोहिनी, क्या तुम उसे जानती हो? लोहा ने हैरानी से पूछा। आप भी उनसे मिल चुकी हैं? उस समय मैं बेहोश थी, मोहिनी ने शांत भाव से कहा और बगल में खड़ी बैजंती बाई फेई की ओर देखा। दीदी बैजंती भी उन्हें अच्छी तरह जानती हैं। बैजंती ने सिर झुका लिया। लोहा ने कड़ाई से पूछा, बैजंती, क्या बात है? गुरु मां, अर्जुन वही व्यक्ति है जिसे मोहिनी देश में प्रेम करती थी, बैजंती ने धीमी आवाज में कहा। लोहा की आंखें चमक उठीं। वह रहस्यमयी युवा सम्राट मोहिनी का प्रेमी था। रणविजय ने कहा कि दीदी की मौत में उसका हाथ है और अर्जुन ने कहा कि दोषी रणविजय है। चाहे महल का जो भी रुख हो, मैं अर्जुन पर विश्वास करती हूँ, मोहिनी के शब्दों ने रणविजय का चेहरा पीला कर दिया। मोहिनी, क्या तुम कहना चाहती हूँ कि मैं दीदी को मारूंगा? रणविजय चिल्लाया। मुझे अनुजा मत कहो, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मोहिनी ने ठंडे स्वर में कहा। धृष्टता, लोहा ने डांटा, पर मोहिनी अविचलित रही। गुरु मां, उसने हुआ राजकुमार को मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आप जानती हैं उसने ऐसा क्यों किया? सिर्फ मेरे लिए। मोहिनी का स्वर अब और भी कठोर हो गया। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं उनसे आपसे मिलने से पहले से प्रेम करती हूँ। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मोहिनी उनका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मैं औषध राजमहल की गद्दार नहीं बनना चाहती, इसलिए कृपया मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। इतना कहकर मोहिनी ने प्रणाम किया और वहां से चली गई। लोहा गुस्से से कांप उठी। कृतघ्न शिष्या। रणविजय का चेहरा नफरत से भर गया। अर्जुन की वजह से मोहिनी अब उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसने मन ही मन अर्जुन को मौत की सजा सुना दी। गुरु मां, मैं अब कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूं ताकि अपनी साधना बढ़ा सकूं और आकाशीय शक्ति स्तर तक पहुंच सकूं। नई राह, विक्रमनगर कैंगजू। 5 दिन बाद अर्जुन स्वर्ण प्रांत से 10,000 मील दूर एक पहाड़ी श्रृंखला में था। वहां एक छोटी सी गुफा के बाहर वह नक्षत्र शिला स्टार मीटियोराइट स्टोन लेकर साधना कर रहा था। कुछ दिनों के विश्राम के बाद उसके घाव भर चुके थे। तुम मुझे कब छोड़ोगे? गुफा से एक लाल वस्त्रों वाली सुंदरी बाहर आई। वह शूरूपवती थी। वह अभी भी थोड़ी थकी हुई लग रही थी। इतनी जल्दी क्या है? आप अभी आराम कीजिए, अर्जुन ने आंखें खोलकर कहा। तुम नीच हो, रूपवती गुस्से से चिल्लाई। पिछले कुछ दिनों से वह खौफ में थी।
वह मोटा हर्ष फैंडलर उसे ऐसी नजरों से देखता था कि वह डर के मारे आंखें नहीं मूंद पाती थी। अर्जुन खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। रूपवती डरकर पीछे हटी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि मेरी साधना में खलल न डालें, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। वैसे भी मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। रूपवती का चेहरा अपमान से लाल हो गया। तभी हर्ष वहां पहुंचा। उसे देखकर रूपवती तुरंत गुफा के भीतर भाग गई। भीम, छू मैंग और मक्खन अभी तक नहीं आए? अर्जुन ने पूछा। भीम भाई जंगल में शिकार कर रहे हैं, हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने बाहर का रास्ता देखा है। अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते रहें तो हम विक्रमनगर कैंगजू सिटी पहुंच जाएंगे। विक्रमनगर, अर्जुन सोच में पड़ गया। विक्रम राजमहल वहीं स्थित था। हालांकि वह अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था, पर फिर भी एक बड़ी शक्ति था। वहां ओझा परिवार, आओयांग फैमिली भी रहता था। अर्जुन, तुम्हें आर्यावर्त की नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग के शीर्ष 3 में जगह बनानी होगी, हर्ष ने गंभीरता से कहा। श्वेत मृग संस्थान तभी पूरी तरह तुम्हारे अधिकार में आएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। संस्थान के कुल वृद्धों ने एक संदेश भेजा था, यदि अर्जुन युद्ध कला मार्शल डाओ की नियति सूची में शीर्ष 3 में स्थान बना लेता है तो संस्थान उसे अपना पूर्ण स्वामी स्वीकार कर लेगा और उसके हर आदेश का पालन करेगा। ये खबर अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि उसे संस्थान का पूर्ण समर्थन मिल जाता तो राजा विक्रम के अन्य गुप्त गुटों को संगठित करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता। अर्जुन का अगला पड़ाव विक्रमनगर है, जहां उसे अपनी शक्ति और अधिकार दोनों सिद्ध करने हैं। क्या वह नियति सूची के शीर्ष 3 में पहुंच पाएगा? और हुआ महाकाल का प्रतिशोध उसे कहां तक पीछा करेगा? अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। और हमारे टेलीग्राम प्रीमियम पर 10 से भी ज़्यादा स्टोरीज कंप्लीट है, जिसको चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है।